ये एक कहानी है एक चिड़िया की जिसका ये भाग दूसरा है। इस कविता में एक चिड़िया आसमान में उड़ने का भरपूर प्रयास करती है, परंतु उस आसमान में ना तो कहीं रुकने के लिए साधन है, ना ही रुकने के लिए उसके पास आश्रय है। परंतु गजब का हौसला बना करके और अपने साहस से वह आसमान में उड़ना चाहती है। कविता के पहले भाग में वो चिड़िया आसमान से जब उड़ती है तो तूफान के झोंकों से वो लड़ नहीं पाती और अंततः गिर जाती है। ये उसका दूसरा भाग है जिसमें चिड़िया वो कहती है गिरने के बाद में, जब वह जमीन पर आ जाती है फिर भी लेकिन हारती नहीं है, तो क्या कहती है सुनिएगा कि मुखड़े पर धूल लगी माना, ये माथा फूटा माना, लेकिन माना की गालों पर थप्पड़ खाए है, ये जबड़ा टूटा माना, लेकिन माना की आंतें अकड़ गईं, पसलियों से लहू निकलता है, घिस गया है कंकर में घुटना और मिर्च सलीखे जलता है। माना की सांसें उखड़ रही हैं और धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया कि कांप चुका है पूर्ण बदन अंतर मन से। पर आँखों से अंगारे नथनों से तूफा लाऊँगा, मैं गिर-गिर कर भी धरती पर हर रोज़ खड़ा हो जाऊँगा, और एक दिन कहूँगा कि मुट्ठी में बींच लिया तारा तुम, नगर में ढोल पिटा दो जी, अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। हेलो साथियों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए हम एमपीपीएससी की एक ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसमें फैक्टों की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर संपूर्ण एमपीपीएससी के सिलेबस की बिल्कुल तबाही कर रहे हैं। अगर आप इस श्रृंखला में लगातार जुड़े हैं तो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से हम एक प्रश्न से पूरे टॉपिक के आने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में जो है पूरा करवा देते हैं। जो चीज़ें हम किताबों में वर्षों पढ़ते हैं, उन सभी का रिवीजन आपको इस क्लास में करना है। याद रखिए, परीक्षा के दौरान जो समय मिलता है, उस समय में रिवीजन करना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। पढ़ने को तो वर्ष भर में न जाने कितनी चीज़ें हमारे द्वारा पढ़ ली जाती हैं, लेकिन चीज़ें वही महत्वपूर्ण होती हैं, जो परीक्षा में उचित समय पर निकल आएँ और परीक्षा में हमारा सही आंसर करवा दें। यह बिना रिवीजन के पॉसिबल नहीं है, और आपको चाहिए कि एक ऐसी क्लास हो, जिसमें हमारे जो है चीज़ें बार-बार दिमाग से गुज़रें, जो चीज़ें परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो आती हैं। तो वही कार्य करने के लिए हम एक क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन के बाद में जो है आप समझ जाएँगे कि हमारे लिए ये क्लास कितनी महत्वपूर्ण है। मैं तो कहता हूँ, यदि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 में एक सीट पक्का करना चाहते हो, तो आप मुझे सिर्फ़ 1 से डेढ़ घंटे का समय दीजिए। मैं जो कहता हूँ वो बातें पूरी कीजिएगा, डेली टेस्ट कीजिएगा, परिणाम जिस दिन आएगा उस दिन आप मुझे याद कीजिएगा, अन्यथा देखिएगा कि क्या होने वाला है। परीक्षा के दिन आपको एहसास चलेगा, इस क्लास की वैल्यू पता चलेगी। चलिए बात करते हैं समय को ज़ाया न करते हुए और देखते हैं, हम जो है एक प्रश्न की चर्चा करेंगे, प्रश्न का संक्षेप समझेंगे और उस टॉपिक से संबंधित सभी आने वाले प्रश्नों का आपके सामने निचोड़ प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए देखते हैं, तो शुरुआत करते हैं कि कर्म भूमि की इस दुनिया में कर्म सभी को करना है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राजा हो या रंक हो, हर कोई कर्म करता है और कर्म के माध्यम से ही जीत पाता है। और गिरते हैं शहसवार जंग के मैदान में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। अगर आप साहस करके भीड़ में इस रेस में भाग लेते हैं तो गिर भी जाएँगे, तो आप उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं जो बैठे-बैठे देख रहे हैं, क्योंकि आप उनसे आगे हिम्मत करके जो है सवारी कर रहे हैं, रेस में भाग ले रहे हैं। आपके सामने उपस्थित है पहला प्रश्न। देखिएगा, प्रश्न जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स से 2023 के प्रश्न हैं। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें परीक्षा में आती हैं, किताबों से हमें कैसे पता चलता है हमें क्या पढ़ना है? सिलेबस का पॉइंट दिया होता है, लेकिन सिलेबस में भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं। सिलेबस में क्या पढ़ना है, तो मेरा जो पढ़ने का तरीका है, और मैं यह तरीका ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, 4 बार एमपीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफ़ाइड किए हूँ, यही तरीका अपना करके वो तरीका आपके सामने जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। इंटरव्यू भी दे चुका हूँ, मेंस भी लिख चुका हूँ। ये बताने का मेरा आशय है कि जो चीज़ें मेरे द्वारा करवाई जा रही हैं, वह एक जो है अनुभव युक्त हैं, बेफ़ालतू की चीज़ें नहीं हैं। अब हम प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे, जहाँ से एमपीपीएससी जिन क्षेत्र, अब इतनी सारा जो है सिलेबस है हमारे पास में, मान लीजिए एमपीपीएससी इस कोने से प्रश्न उठाता है, तो हम क्यों ना ये पूरा का पूरा कोना कवर कर लें। अगर ये पूरा का पूरा कोना कवर लेते हैं तो भाई पेपर जो है यहीं से आएगा। अगर नहीं आता है
तो बाकी इधर सभी जगह की बातें हम सामान्य तो कर ही लेंगे, बाकी इस कोने को बहुत अच्छे से मैं कराऊँगा। चलिए देखते हैं, अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहेगा। जिन लोगों ने नहीं किया है तो उन वो भी कर लें, क्योंकि जो है नोटिफ़िकेशन तभी मिलता है जब आप जो है सब्सक्राइब कर लेते हैं। साथ ही टेलीग्राम जॉइन कर लें, वहाँ सभी प्रकार की सूचना मिलती है, आपको डेली टेस्ट वहीं पर मिलता है, पीडीएफ मिलता है। सलाह है आपको पीडीएफ ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि उसमें जो है आपको ये कहने के लिए 25 क्वेश्चन हैं और इसमें 1000 तक आपके फैक्ट जो है एक क्लास में होते हैं। याद रखिएगा, आप गिन लीजिएगा, सभी क्वेश्चन गिन लीजिएगा, आपको 1000 फैक्ट जो है मिल जाएँगे हर उसके। चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? और दूसरी बात, एक बात और थोड़ी-सी चर्चा कर दूँ कि देखिए, अगर मैं हर शब्द की परिभाषा यहाँ पर लिखूँगा, तो थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाइएगा कि वो संभव नहीं होगा। क्लास 4-5 घंटे की हो जाएगी। अब सिलेबस बहुत बड़ा है, पूरा भी करना है, परीक्षाओं पे भी कंटेंट देना है, तो आप थोड़ा-सा जो है इस प्रकार से समझिएगा कि जितनी चीज़ें एक व्यक्ति द्वारा संभव हो सकती हैं, उतनी चीज़ें मैं देने का प्रयास करूँगा। अपेक्षा जितनी रखेंगे, उससे कहीं आपका ज़्यादा जो मिलेगा, लेकिन ये तब पता चलेगा जिस दिन आपका परिणाम आएगा। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? जब हम बात करते हैं, अगर मैं मान लूँ कि ये भारत का हमारा मानचित्र है, इस प्रकार से मान लीजिएगा, हमारा मध्य प्रदेश जो बीच में स्थित है, तो जो जलवायु भारत की होगी, वही क्या होगी? मध्य प्रदेश की जलवायु होगी। तो भारत की जलवायु कौन-सी है? तो आप कहेंगे सर मानसूनी जलवायु है भारत की, तो मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश की है। मानसूनी जलवायु कहने का आशय होता है कि अगर गर्मी का मौसम है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, ठंडी का मौसम है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ना, ये क्या होती है? मानसूनी जलवायु होती है। चूँकि भारत पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को किसमें बाँटा गया है? मतलब शीत कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है, तो इस प्रकार से ये वाला जो हिस्सा है उष्ण कटिबंध है। कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, उष्ण का मतलब होता है गर्म, तो गर्म क्षेत्र में आता है, इसलिए इसे क्या कह दिया जाता है? मध्य प्रदेश या भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी कह देते हैं। प्रश्न देखते हैं और उससे संबंधित बातें जो है हम स्लाइड में अगली करेंगे। देखते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, बिल्कुल सही बात है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कौन सी बात गलत है? ये बहुत ज़रूरी है परीक्षा के टाइम पर ध्यान देना, ध्यान रखिएगा, गलत करवा देता है, तो इस पर जो है विशेष फ़ोकस करें कि सही पूछ रहा है या गलत है। तो जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है, ये सही बात है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश भी गर्म क्षेत्र में आता है। आप जानते हैं कर्क रेखा मध्य प्रदेश के जो है 14 जिलों से जाती है और 21 जून को मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाती है, कर्क रेखा के ऊपर सूर्य आ जाता है। कटिबंध का मतलब क्षेत्र होता है, तो गर्म क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश भी है। यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, तो ये भी बात सही है, हमें इसीलिए भी बताया है। राज्य के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा इसके मध्य भाग से निकलती है, ये बात भी सही है। फ्रेंड्स, से जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, यह जो है मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मालवा के पठार में पाई जाती है, दक्षिण भाग में नहीं पाई जाती। तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। आपसे गलत पूछा है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछे, किसने मध्य मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था? तो आप याद रखेंगे, जो फाहियान थे, कौन थे? फाहियान चीनी यात्री थे। इन्होंने क्या कहा था? विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। और फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर भारत में आए हुए थे। किसके समय पर? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर भारत में आए हुए थे। बुंदेलखंड की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय जलवायु है। कैसी जलवायु है फ्रेंड्स? महाद्वीपीय जलवायु है। और महाद्वीपीय जलवायु का कहने का मतलब क्या होता है? कि गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ना, ठंडियों में ज़्यादा ठंडी पड़ना। अगर आप बुंदेलखंड के हैं तो आप देखते होंगे गर्मी का रिकॉर्ड यहाँ पर हो जाता है। नौगांव, खजुराहो ऐसे हैं जो अत्यधिक तापमान होता है। ठंडियों में खूब सारी ठंडी पड़ती है यहाँ पर। तो बुंदेलखंड की जलवायु कैसी? महाद्वीपीय प्रकार की है। मध्य प्रदेश में आपसे पूछे सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो आप क्या बताएंगे? पचमढ़ी में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। और पचमढ़ी कहाँ पर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के जो है होशंगाबाद जिले में पड़ता है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है? तो गोहद में होती है। और ये गोहद कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पड़ता है। आपसे पूछे, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ पर रहता है? तो कहने को तो है, जो ये गंज बसौदा में सर्वाधिक तापमान जो है रहता है, लेकिन ये वर्तमान का डाटा नहीं है, ध्यान रखिएगा। 1995 का रिकॉर्ड है जो किताबों में मिलता है। वर्तमान में 9 गाँव हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन अगर गंज बसौदा मिलता है तो सही हो जाएगा। ये जो है विदिशा जिले में पड़ता है। कहाँ पर? विदिशा जिले में पड़ता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। थोड़ा-सा राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, आप शब्द समझिएगा, क्योंकि चूँकि राइटिंग ऐसा नहीं है, बना सकता हूँ अच्छी, लेकिन थोड़ी-सी मेरी भी सीमा है कि जो मुझे फास्ट करवाना होता है। न्यूनतम ताप मध्य प्रदेश में कहाँ पर होता है?
जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला है यहाँ से सबसे कम तापमान होता है, अर्थात शिवपुरी मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा शहर है। औसतन वर्षा मध्य प्रदेश में कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 112 सेंटीमीटर है या 44 इंच है। क्या है? खाली 44 इंच को ही 112 सेंटीमीटर के बराबर होता है। शीतकालीन वर्षा को क्या कहा जाता है? यानी कि जो मध्य प्रदेश में ठंडी में वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसे मावठा कहा जाता है। क्या कहते हैं? मावठा। हमारे गांव में इसे शुद्ध भाषा में माहौट कहते हैं। क्या कहते हैं? माहौट कहते हैं। यह जो है जो रब्बी की फसल होती है उसके लिए बहुत लाभदायक होते हैं। वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? प्रश्न सीधा सा पूछा जाता है, चौमासा कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु को जो है मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो आप क्या कहेंगे? गर्मी ऋतु को जो है यूनाला के नाम से जाना जाता है। यूनाला के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछे शीत ऋतु को मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे कि सियाला के नाम से जाना जाता है। इतने फैक्ट आपको इस प्रश्न में ध्यान रखना है। और एक बात कि मध्य प्रदेश में आपसे पूछे कि जो मध्य प्रदेश है वो अधिकतम किस प्रकार की जलवायु में आता है? तो अति तापीय जलवायु में आता है। आपसे ये प्रश्न भी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। अति तापीय जलवायु के क्षेत्र में आता है। कौन? मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग जो है एमपी किस में आता है? अति तापीय जलवायु में आता है, यानी कि ज्यादा तापमान वाले क्षेत्र में आता है। चलिए हम ये तापमान के अनुसार मध्य प्रदेश तो इसका जो है अति तापीय जलवायु के क्षेत्र में आता है। अति तापीय मतलब ज्यादा तापमान वाले क्षेत्र में आता है। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? तो वनों से संबंधित प्रश्न है। कैसे वन नहीं पाए जाते हैं? देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है तो इस प्रकार के वन तो 100% मिलते हैं। उपाद्र पहाड़ी वन ये भी मिलते हैं। कांटेदार वन जो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जब वर्षा के आधार पर वनों का विभाजन करते हैं तो ये 3 प्रकार के वन होते हैं और तीनों मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये अल्पाइन प्रकार के वन जो होते हैं ये बर्फीले प्रदेशों में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं फ्रेंड्स? बर्फीले प्रदेशों में मिलते हैं। और मध्य प्रदेश में बर्फीला प्रदेश कोई भी नहीं है तो ऐसे वन जो है मध्य प्रदेश में नहीं देखने को मिलते। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड ऐसे क्षेत्रों में ये वन देखने को मिलते हैं। अब मध्य प्रदेश में वनों संबंधित फ्रेंड बात आई है। पूरे के पूरे प्रश्न वनों से कराता हूँ। वन रिपोर्ट 2023 से करवाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे से आपको प्रश्न प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना हमारी क्लास से जो है आपको 70 प्लस जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये गारंटी है। बस आप जो है क्या है जितनी चीजें हो रही हैं उनको मत छोड़िएगा। एक बात फिक्स है, आएंगे यानी कि आएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखते हैं वनों से संबंधित मध्य प्रदेश में फैक्ट। IIFM कहाँ पर स्थित है? आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। इसी को इंग्लिश में अंदर क्या कहेंगे भाई? पूरा नाम जो है या हो जाएगा इसका इंडियन 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 इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट मैनेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है इसका पूरा नाम है। हिंदी में कह देते हैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। क्या कह देते हैं? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। और इसकी स्थापना जो है 1982 में की गई थी। और यह कहाँ पर स्थित है? यह जो है भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है टिफरी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यह भी आपका जो है जबलपुर में पड़ता है और इसकी स्थापना जो है 1988 में की गई थी। सिफरी स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट राज्य वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1963 में की गई थी और यह भी आपका जो है जबलपुर में स्थित है। आपसे पूछे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन कहाँ पर पाया जाता है? प्रतिशत के दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? तो आप बताएंगे कि जो 2023 की रिपोर्ट है उसके अनुसार उमरिया जिले में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं प्रतिशत के हिसाब से। जब पूछे कि वन क्षेत्रफल की दृष्टि से किस जिले में ज्यादा है तब आपका जवाब क्या हो जाएगा कि बालाघाट में सर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछे मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश में जो उज्जैन जिला है यहाँ पर न्यूनतम वन देखने को मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है सबसे ज्यादा वन वृद्धि किस जिले में हुई है? 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भिंड जिले में सबसे ज्यादा वन वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में कमी कहाँ पर हुई है? तो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सबसे ज्यादा जो है वन क्षेत्रफल में कमी हुई है। मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्रफल कितना है? तो ध्यान रखिएगा ये जो है कितना है आपका 77,073 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और यह जो है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 25% है। और यह जो है पूरे भारत में किसी राज्य का क्या है सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश जो है प्रथम राज्य है जिसके पास में
इतना जो है क्षेत्रफल पर वन है, इतने क्षेत्रफल पर किसी राज्य के पास में वन नहीं है। कुल वन प्रतिशत कितना है, तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का जो है 25% क्या है, मध्य प्रदेश में वन है। इतने फैक्ट जो है आपको वनों से संबंधित हमेशा ध्यान रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले में स्थित है। स्टार लगाइएगा, इसमें जो है स्टार इस क्वेश्चन में नहीं, मतलब इस स्लाइड में स्टार, जब मैं ये स्टार लगवाता हूं तो मैं पूरा टॉपिक कवर करवाता हूं, तो टॉपिक पर स्टार लगाइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है टॉपिक है, सीधे प्रश्न आते हैं, आपको जो है याद करना है। एमपी जीके को तो बहुत अच्छे से करना है एमपीपीएससी के लिए। ठीक है, कौन सा थर्मल पावर स्टेशन यानी कि ताप विद्युत केंद्र, जब हम बात करते हैं किसके निर्माण की, विद्युत निर्माण की बात करते हैं, तो विद्युत कई तरीकों से बनता है। पहला जो है जल के माध्यम से बनता है, और दूसरा जो है ताप के माध्यम से बनता है, और इस ताप के लिए जो है कोयले का प्रयोग किया जाता है, कोयला से विद्युत बनता है। ठीक है, तो इससे जो है ताप वाला विद्युत आपसे पूछा गया है। और कहता है कौन सा अनूपपुर में, तो ये ताप विद्युत केंद्र जो है ताप बनाने के लिए जो क्या होती हैं, इकाइयां होती हैं, क्या है, इकाइयां होती हैं। और ऐसी इकाइयों से ही प्रश्न पूछा जाता है कि इस इकाई की स्थापना कब हुई थी, और यह इकाई कहाँ पर स्थित है, इसको कोयला कहाँ से मिलता है, कौन सबसे बड़ी इकाई है, कौन सबसे छोटी इकाई है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए मध्य प्रदेश के सभी जो पावर स्टेशन है, इस प्रश्न में जो है हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। आपसे पूछा है कि अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है। देखिएगा कई बार जो है अनूपपुर जिले का नाम नहीं आता है, आपसे प्रश्न पूछता है कौन सा चचाई में स्थित है, तो यह चचाई जिला ध्यान रखिएगा रीवा में भी स्थित है। कंफ्यूज करता है पेपर में, तो ये रीवा वाला चचाई नहीं है, क्योंकि रीवा में कोई भी ताप विद्युत केंद्र नहीं है। तो चचाई जब पूछे तो चचाई में जो है अनूपपुर जिले में ही स्थित है। ठीक है, तो ये चचाई में जो स्थित है तो अनूपपुर में स्थित है, अमरकंटक पावर स्टेशन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम जो है मध्य प्रदेश के सभी ताप विद्युत केंद्रों को देखते हैं। आपसे पूछे कि चांदनी ताप विद्युत गृह जो है यह है कहाँ पर स्थित है, आपको जो है पहला जवाब ये देना है कि चांदनी ताप विद्युत गृह जो है कहाँ पर स्थित है। पहली बात जो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह जो है, एक सेकंड का समय दीजिए। चांदनी ताप विद्युत गृह जो है इसकी स्थापना 1953 में की गई थी फ्रेंड्स। कब की गई थी, 1953 में। और यह जो है कहाँ पर स्थित है, यह 1953 में हुई थी। मध्य प्रदेश का जो है प्रथम ताप विद्युत गृह है, क्या है, मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत गृह है। और यह जो है बुरहानपुर जिले में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, बुरहानपुर जिले में स्थित है। चलिए अगली बात करते हैं, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो है यह कहाँ पर स्थित है, यह फ्रेंड्स आपका सिंगरौली जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और यह जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। इसकी अगर क्षमता की बात करोगे कि इसकी क्षमता कितनी है, अगर सबसे बड़ा है तो 4760 मेगावाट जो क्या है इसकी क्षमता है, याद रखिएगा। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र यह कहाँ पर स्थित है, तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो है यह सारणी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है, यह जो है सारणी में स्थित है। और सारणी जो कहाँ पर पड़ता है, ये जो है बैतूल जिले में पड़ता है। खास बात ये है कि सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो है यहाँ पर हवाई पट्टी भी है, याद रखिएगा, हवाई पट्टी भी यहाँ पर स्थित है। और ये इसकी जो ये पूछा गया प्रश्न है कब जो है ये हुआ था, तो 1967-68 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और चूंकि सबकी क्षमता याद करना संभव नहीं है तो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक जो स्टूडेंट हूँ, तो मुझे उन चीज़ों का एहसास है जो चीज़ें याद करना थोड़ा सा संभव, हर की क्षमता याद करोगे तो इतना संभव नहीं है। तो आप जो परीक्षा में आती हैं, लेकिन वहाँ पर कह देता हूँ ये चीज़ें आई हुई हैं, जैसे ये सबसे बड़ा है तो इसकी जो है आपको याद करना है। चलिए अब बात करते हैं संत सिंगा जी ताप विद्युत केंद्र। तो जो ये संत सिंगा जी ताप विद्युत केंद्र है, यह आपका मध्य प्रदेश के जो है खंडवा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र यह जो है अनूपपुर जिले में स्थित है, और अनूपपुर में भी कहाँ, ये अनूपपुर के चचाई नामक स्थान पर स्थित है। अगली बात करें जबलपुर ताप विद्युत केंद्र, तो यह तो आपका जबलपुर में ही स्थित है। इसमें अगर पूछा जाएगा तो स्थापना को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। अब जबलपुर में ही है ये, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है उस पर जो है एक बांध बना हुआ है जबलपुर में, बरगी बांध है, जिसे रानी अवंतीबाई बांध भी कहते हैं। तो इस बांध से जो है इससे क्या मिलता है, पानी मिलता है। अगली बात करते हैं झाबुआ ताप विद्युत केंद्र। स्टार प्रश्न लगाइएगा, कई लोग गलती करेंगे इसमें, नाम से स्पष्ट है कि झाबुआ
जिला है ये एक, लेकिन ये झाबुआ जिले में स्थित नहीं है। तो ये झाबुआ ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित है, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न ये आएगा अगर आएगा। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के जो है छतरपुर जिले में स्थित है। हालांकि अभी जो है ये क्या है, प्रस्तावित है। और यह जो छतरपुर जिले में है, इसको जो है कोयला कहाँ से मिलेगा, अगर आपसे पूछे कि कोयला की आपूर्ति इसे कहाँ से होगी, इसे कोयला की आपूर्ति जो है कोरबा से प्राप्त होगी। और कोरबा कोयला की खान जो है ये मध्य प्रदेश के सॉरी छत्तीसगढ़ जिले में राज्य में पड़ती है। और इसको पानी की आपूर्ति जो है केन नदी से की जाएगी। कहाँ से? केन नदी से पानी की आपूर्ति की जाएगी। दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र, इसे मालवा ताप विद्युत केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, मालवा थर्मल स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। और यह जो है आपका दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र, यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। और विशेष बात जो है ये मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के जो है साथ में स्थित है। और एक है आपका संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। तो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये आपका उमरिया जिले में स्थित है। चलिए, आई होप चीजें आपको पसंद आ रही हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये देखिएगा, सड़क से संबंधित मध्य प्रदेश में प्रश्न लिया गया है, इसमें सभी बातें करेंगे। अब जैसे मध्य प्रदेश में क्या है, सड़कें हैं, तो यहाँ से प्रश्न, कई प्रकार की सड़कें होती हैं, जैसे नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, इसी प्रकार से जिला सड़कें होती हैं, और इसी प्रकार से जो है ग्रामीण सड़कें होती हैं। ये चार प्रकार की सड़कें हैं। मुख्यतः प्रश्न नेशनल हाईवे को लेकर के बनता है, इनकी हम चर्चा करेंगे। सड़कों के घनत्व को लेकर के प्रश्न बनता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। प्रश्न बनता है कि इनकी लंबाई कितनी है, नेशनल हाईवे कितने लंबे हैं, इनको लेकर के प्रश्न बनता है, इसकी चर्चा करेंगे। और कुछ योजनाओं को लेकर के प्रश्न बनता है, तो इनकी भी चर्चा जो है हम करेंगे। तो सभी की चर्चा होगी अगली स्लाइड में। यहाँ पर जो उत्तर लगा लेते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है 8000 किलोमीटर है। ये चूंकि 2018-19 का डाटा है, इसकी अगर बात करें तो वर्तमान में लंबाई जो है 9315 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवे की मध्य प्रदेश में लंबाई है। मध्य प्रदेश में कुल 46 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है 8000 किलोमीटर से अधिक कह रहा है, तो ठीक है, कहीं तक सही मान सकते हैं, लगभग जो आसपास है। राजमार्ग की लंबाई 11000 किलोमीटर से अधिक है। तो इसकी जो राजकीय मार्ग की लंबाई है ये 11389 किलोमीटर है। ये प्रश्न ध्यान रखिए, परीक्षा में आए हुए हैं, इसी प्रकार से आते हैं। जिला सड़क मार्ग की लंबाई जो है 50,000 किलोमीटर है, 50,000 किलोमीटर से अधिक है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा, ये वाला जो फैक्ट है आपका गलत है, क्योंकि यह जो है लंबाई लगभग 24,000 किलोमीटर के आसपास है। कितनी है? 24,000 किलोमीटर के आसपास है। सड़क घनत्व में यह राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। अब देखिए, सड़क घनत्व में प्रथम स्थान पर नहीं है, ये जो है मध्य प्रदेश का सड़क घनत्व के मामले में चौथा, सॉरी, तो ये वाला फैक्ट आपका गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश इतना विकसित नहीं है कि भारत में सबसे ज़्यादा सड़कें हों, तो ये ऑब्वियसली ये वाला गलत है। लेकिन ये भी फैक्ट भाई इसमें गलत है, क्योंकि जिला सड़कों की जो लंबाई है वह 24,362 किलोमीटर देखने को मिलती है। तो ये भी गलत है, लेकिन इसकी तुलना में ये और ज़्यादा गलत है, तो इसे जो है सही कर लीजिएगा। ये एमपीपीएससी ने जो है डी ऑप्शन इसमें क्या है, सही माना हुआ है। लेकिन मैं डाटा जो है अभी करंट डाटा देख करके आया हूँ, तो 24,360 किलोमीटर जो है लंबाई है। और कुल लंबाई जो है मध्य प्रदेश में सड़कों की वो लगभग 71,000 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश में कुल सड़कों की लंबाई है इतनी। चलिए, अब हम प्रश्न देखते हैं। डी ऑप्शन बेटर सही है रेदर देन सी के। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मतलब इससे समझ आया। मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने जाते हैं? तब आप बताएंगे मध्य प्रदेश से 46 राष्ट्रीय राजमार्ग जाते हैं। मध्य प्रदेश में कुल नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग को ही नेशनल हाईवे कहा जाता है। कुल लंबाई की बात करें तो 9315 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवे की लंबाई है। और ये जो है 22-23 का डाटा है, 2022-23 के अनुसार मैं बता रहा हूँ। और 23-24 में जब यही यही चलेगा अभी, क्योंकि प्रश्न जो है कहीं भी आए, अभी डाटा यही है। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन है? तो जो NH 46 है, ये मध्य प्रदेश का क्या है, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। और यह जो है लगभग आपका 634 किलोमीटर जो है लंबा है। कितना है? 634 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश का सबसे
छोटा नेशनल हाईवे कौन है? तो 135 से बी जो है ये सबसे छोटा हाईवे है, लगभग 7.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो सड़क घनत्व है वो किस जिले में है? सतना जिले में जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व देखने को मिलता है। सबसे बड़ा राजकीय मार्ग कौन सा है? स्टेट हाईवे आपसे पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा स्टेट हाईवे जो है आपका वो SH 62 जो है सबसे बड़ा स्टेट हाईवे है। और आपसे प्रश्न पूछे ये आते हैं प्रश्न, सभी प्रश्न आए हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब की है? तो ध्यान रखिएगा 25 दिसंबर 2000 की जो है 25 दिसंबर जो है 2000 की क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कब की है? तो वर्ष 2010-11 की जो है ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है। अगली बात करें, मध्य प्रदेश में कुल रेल लाइन की लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखिएगा ये जो है 5188 किलोमीटर मध्य प्रदेश में कुल रेल लाइन की लंबाई है। और यह जो है भारत में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान रखती है, जो चौथा मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अब अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश में कुल नेशनल हाईवे की लंबाई हो गई, आपसे पूछे कि जो स्टेट हाईवे हैं इनकी कुल लंबाई कितनी है? तो इनकी लंबाई जो है आपकी 11,389 वर्ग किलोमीटर है। कितनी है? 389 वर्ग सॉरी खाली किलोमीटर होगा। 11,389 किलोमीटर क्या है? स्टेट हाईवे की जो है लंबाई है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले स्लाइड की बात करते हैं। सबसे लंबा सड़क पुल मध्य प्रदेश में कहाँ पर बना हुआ है? तो ये तवा नदी पर जो है सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है। और यह जो है आपका नर्मदापुरम जिला, नर्मदापुरम या होशंगाबाद जिसे कहते हैं, वहीं पर जो है क्या है? ये तवा नदी पुल बना हुआ है। ये आपके जो है बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है किससे? सड़कों से संबंधित मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन से। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011-20 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था? इसमें हम कपास और कृषि संबंधित जो है प्रमुख फैक्ट देखेंगे। तो कपास के उत्पादन में जो है आपका खरगोन जिला जो है अग्रणी स्थान रखता है। आप जानते हैं जो कपास की फसल है ये रब्बी की फसल के अंतर्गत आती है। और इसका जो उत्पाद होता है उसका उपयोग जो है कपड़ा बनाने में किया जाता है। मध्य प्रदेश का जो खरगोन जिला है इसका अग्रणी उत्पादक जिला है। कपास जो है काली मृदा में मुख्यतः निकलता है। कौन सी मृदा में? काली मृदा में। कपास को जो है कई बार सफेद सोना भी कह दिया जाता है, सफेद सोना भी कह दिया जाता है। यह जो है व्यापारिक फसलों की श्रेणी में आता है। फसलों को कई कैटेगरी में बांटा गया है, तो ये व्यापारिक श्रेणी की जो है फसल है। कपास की बात करें तो इसे काली मृदा में निकलता है, इसलिए इसे कपास की जो मृदा होती है उसे काली मृदा को जो है कपासी मृदा भी कह दिया जाता है। भारत में सर्वाधिक कपास जो है ये गुजरात और महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में कपास निकलता है। और मध्य प्रदेश में भी जो है इसके जब सूती कपड़ा उद्योग की बात करते हैं तो इंदौर में सबसे ज़्यादा जो है सूती वस्त्र उद्योग देखने को मिल जाता है। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं, आपको मिल जाएंगे। आपसे पूछे बीटी कपास, बहुत महत्वपूर्ण है, आया हुआ प्रश्न है। तो बीटी कपास जो है कपास की नई प्रजाति है और यह इसलिए बनाई गई थी कीट को, कीट प्रतिरोध को जो है रोकने के लिए बनाई गई थी। जिसे एक कीट था वो क्या करता था, कपास की फसल को खा जाता था, तो उसमें बीटी नामक बैक्टीरिया का जो है जीन मिला दिया गया, तो एक प्रकार की जीएम फसल है। तो कीटों को रोकने के लिए ये फसल बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के जो है खरगोन जिले में क्या स्थित है? कपास अनुसंधान केंद्र। कपासी मृदा किसे कहा जाता है? जो काली मृदा होती है उसे क्या कहते हैं? कपासी मृदा कहते हैं। सर्वाधिक कपास उत्पादन कहाँ पर होता है? तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में जो है सर्वाधिक कपास होता है। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मध्य प्रदेश में किसे कहा जाता है? तो इंदौर को कहा जाता है। कृषि कर्मण पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, कृषि के क्षेत्र में जब गेहूं उत्पादन बेहतर किया जाता है तो यह पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। और मध्य प्रदेश को कितनी बार मिल चुका है? 7 बार मिल चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपसे प्रश्न पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में कि अंतिम बार मध्य प्रदेश को कब दिया गया था? तो कुल जो है 7 बार मिल चुका है। कितनी बार? 7 बार। और अंतिम बार जो है यह अंतिम बार वर्ष 2021 में दिया गया था, याद रखिएगा। तो ये स्टार प्रश्न है, अच्छा लगाइएगा। अगली बात करते हैं कि उत्पादन में प्रथम मध्य प्रदेश, मतलब जो मध्य प्रदेश राज्य है वो किन फसलों के उत्पादन में पूरे भारत में प्रथम है? ध्यान रखिएगा,
एक तो जो है दलहन फसलों के उत्पादन में, एक चना के उत्पादन में और एक सोयाबीन के उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का भारत में क्या है, प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। अगली बात, एक जो है मसालों के उत्पादन में भी क्या है, कुल मसालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का क्या है, प्रथम स्थान है। तो 4 फसलें ध्यान रखिएगा। केला उत्पादन, मध्य प्रदेश में जो केला उत्पादन का जो अग्रणी जिला है वो कौन सा है, बुरहानपुर जो है केला उत्पादन में क्या है, अग्रणी जिला है। दूध उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश में मुरैना अग्रणी जिला है, ध्यान रखिएगा। चावल उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला जो है अग्रणी जिला है। कौन सा जिला, बालाघाट जिला। और अगर यहाँ पर देखना हो तो अब जगह नहीं है, अन्यथा सरसों में भिंड मुरैना हो जाएगा और बहुत अलसी में रीवा हो जाएगा, आम, ऐसी बहुत चीजें हैं। चलिए ठीक है, देखेंगे। अभी ये जो है एक प्रश्न है कृषि से संबंधित, आगे चल करके प्रश्न आएंगे तो हमेशा हम इस प्रकार से जो है स्लाइड बनाते रहेंगे तो बहुत अच्छा जो है आपका रिवीजन होता रहे, कोई फैक्ट नहीं बचेगा, सब हो जाएंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। निर्वाचक मंडल कौन होता है, वह मंडल जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य करता है, यानी कि चुनने का कार्य करता है। हम जानते हैं राष्ट्रपति का चुनाव सीधे तौर पर हम नहीं करवाते हैं, हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं अर्थात लोकसभा विधानसभा के सदस्य, उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इस निर्वाचक मंडल में जो है लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभाओं के जो विधानसभा होती हैं राज्यों की, उनके सदस्य होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनके केवल निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। क्या केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। क्योंकि मनोनीत अगर सदस्य शामिल होंगे तो वो राष्ट्रपति को ही वोट देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ही इनका क्या किया जाता है, मनोनयन किया जाता है। तो मनोनीत सदस्य जो है इसमें शामिल नहीं होते हैं। और विधानसभा जो है, सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन जो दिल्ली विधानसभा है, दिल्ली और पुदुचेरी, ये 2 विधानसभा हैं, ये शुरुआत से शामिल नहीं होती थी। 70वें संविधान संशोधन के द्वारा, कब, जो ये 70वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, 70वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली और पुदुचेरी को विधानसभा को भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 जो है ये बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है किस पद्धति से होगा। इनका चुनाव जो है एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। किससे होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। ये एक जो होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड होती है चुनाव की, इसमें मतलब अग्रता ही विजेता, जैसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीत जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है, इसमें जो है वोटों का स्थानांतरण होता है और इसमें एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है तब जीतते होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो सबसे कम जिसे वोट मिले होते हैं उसके वोट जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए संक्रमणीय कहा जाता है। देखिए, अब हम बात करते हैं प्रश्न की कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के शामिल होते हैं, ये सही हो जाएगा। प्रश्न कहता है कौन सदस्य शामिल होते हैं संसद के, ये सही है। लेकिन अभी और फैक्ट पढ़ते हैं, ये सही है। संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के सदस्य, तो ये और ज्यादा सही है, ये उसकी तुलना में और ज्यादा सही है। तीसरा पढ़ते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, क्या कह रहा है, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये जो है इन दोनों की तुलना में और ज्यादा सही है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के सदस्य में जो है निर्वाचित और मनोनीत दोनों हो जाएंगे। और इसमें अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी दोनों शामिल हो रहे हैं, निर्वाचित भी मनोनीत भी। यहाँ पर उसने स्पष्ट कर दिया कि निर्वाचन सदस्य होते हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में दिया गया है, जिसमें संसद के और जो भी राज्यों की विधानसभा होते हैं दोनों के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बताया कि निर्वाचक मंडल में यहाँ पर ये है कि कौन शामिल होते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे। और प्रावधान कहाँ पर है, तो ये अनुच्छेद 54 में जो है प्रावधान है, में कौन शामिल होते हैं, तो ये आपको बताया गया। दिल्ली पुदुचेरी को जो है कब शामिल किया गया था, तो अभी हमने देखा था कि 70वें संविधान संशोधन 1992 में जो है दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया था। अब देखिए
जो एंग्लो इंडियन होते हैं तो राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि एक एंग्लो इंडियन को क्या करेगा, वो संसद में मनोनीत करेगा। किस लिए? क्योंकि कुछ अंग्रेज भारत में रह गए थे, तो उनके जो है अधिकारों की रक्षा हो सके, तो ये भी क्या होता है, मनोनीत व्यक्ति होता है राष्ट्रपति द्वारा। तो मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में तो शामिल नहीं होते। लेकिन ऐसा प्रथम एंग्लो इंडियन कौन था जो शामिल हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, डेरेक ओ ब्रायन। डेरेक ओ ब्रायन जो है, ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, डेरेक ओ ब्रायन। अब आप कहेंगे कि सर एक तरफ तो कह रहे हैं कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन यह एंग्लो इंडियन तो था परंतु मनोनीत नहीं था, इसका चुनाव हुआ था, ये चुन करके गया था, इसलिए ये शामिल हुआ था। तो कई बार प्रश्न आ जाता। फ्रैंक जे एंथोनी एक ऐसे ही एंग्लो इंडियन थे और संविधान सभा के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगली बात करते हैं, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति होती है उसे क्या कहते हैं? तो जो एकल संक्रमणीय पद्धति है, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है, एकल संक्रमणीय पद्धति। और ये जो है अनुच्छेद 55 में दी हुई है। अगली बात करते हैं, अगर चुनाव कौन करवाता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव, ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं। किसके द्वारा? चुनाव आयोग द्वारा। और यह बात अनुच्छेद 324 में लिखी हुई है कि केंद्रीय चुनाव आयोग राष्ट्रपति के चुनाव करवाएगा 324 के तहत। अगर चुनाव विवाद हो जाता है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 कहता है कि अगर राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद होता है तो उसका समाधान केवल और केवल कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। जमानत राशि, अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो आपको कुछ जमानत राशि जमा करनी होती है, और वो राशि कितनी है? 15,000 रुपए है। ध्यान रखिएगा, 15,000 की राशि जमा करनी होती है। अगर आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं, यानी कि एक निश्चित कोटा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो आपकी यह राशि जो है किसमें? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो है जमा हो जाती है। प्रस्तावक, अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके जो है पहले कुछ जो है प्रस्तावक होना चाहिए, और वो संख्या कितनी है? 50 लोग। अगर 50 सदस्य आपका समर्थन करते हैं तभी जो है आप क्या कर सकते हैं? 50 सदस्यों के प्रस्ताव लाने पर ही आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। व्हिप जारी नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा, जो भी दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उनका जो अध्यक्ष होता है वह जैसा आदेश देता है, तो उस दल के जितने, उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ, बीजेपी है तो बीजेपी के जो है बहुत सारे सदस्य क्या होंगे? लोकसभा में होंगे। तो बीजेपी का जो अध्यक्ष है तो उन सभी सदस्यों को जैसा आदेश देगा कि आपको ऐसा कार्य करना है तो वैसा ही क्या करेंगे? कार्य करेंगे। चूंकि सभी चुनावों में ये होता है, चाहे विधायक का, चाहे मतलब जो भी चुनाव हो, सभी में व्हिप जारी किया जाता है। एक प्रकार का आदेश होता है जो दल के प्रमुख द्वारा जारी किया जाता है अपने सदस्यों के लिए। परंतु यह राष्ट्रपति के चुनाव में, ध्यान रखिएगा, जारी नहीं किया जाता है, क्योंकि यह दलीय आधार पर नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 4 का में है, यह किस देश से ली गई है? तो देखिएगा, यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व लिखा है, मेरा एक भी इसमें चेंजेस नहीं किया गया है, एमपीपीएससी का ही ये शब्द है। डीपीएसपी इन्हें कहते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। और इनकी व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 4 का में नहीं है, भाग 4 में है, याद रखिएगा। अब भाग 4 में है लेकिन यहाँ 4 का लिखा हुआ था, तो एमपीपीएससी ने डिलीट नहीं किया था, तो आप दिमाग से लगाइएगा। तो ये जो है, देखिएगा, जो भारतीय संविधान का भाग 4 है इसमें क्या दिए गए हैं? डीपीएसपी दिए गए हैं, डीपीएसपी दिए गए हैं। और यह जो है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जो है दिए गए हैं। और यह जो है आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कई बार आपको लगता होगा कि डीपीएसपी होते क्या हैं, तो मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं कि डीपीएसपी जो है एक प्रकार के निर्देश हैं। क्या है? निर्देश हैं। ये निर्देश देते हैं, किसको निर्देश देते हैं? राज्य सरकार को, जो है सरकारों को, जो सरकारें हैं राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि आपको क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जो है क्या है? यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। जैसे अनुच्छेद 40 की बात करें तो कहता है कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा। अनुच्छेद 44 की बात करें तो क्या कहता है कि राज्य जो है कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 47 में लिखा गया है कि जो मादक पदार्थ हैं, दारू वगैरह, राज्य उन पर प्रतिबंध लगाएगा। अनुच्छेद 48 में लिखा गया है
कि राज्य गौ हत्या पर निषेध करेगा। अनुच्छेद 50 में लिखा है कि राज्य जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक करेगा। और अनुच्छेद 46 में लिखा गया है कि राज्य जो है छोटे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो ये क्या है, डीपीएसपी है, तो राज्यों को निर्देश देते हैं। आपके ये आयरलैंड देश से लिए गए हैं। चलिए इनसे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछे डीपीएसपी किस भाग में है, भारतीय संविधान के भाग 4 में है। आपसे पूछे डीपीएसपी किन अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक के बीच में है। आपसे पूछे डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तब आप क्या बताएंगे कि सर ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। एक बात और गहराई की बताता हूँ, मूलतः डीपीएसपी भारत के जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उससे लिए गए हैं, लेकिन 1935 में भी कहाँ से लिए गए थे, आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है, ध्यान रखिएगा, ये न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य नहीं है इसका मतलब क्या है कि अगर इनको सरकार नहीं उपलब्ध करवाती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जिस प्रकार से मौलिक अधिकारों को उपलब्ध न होने पर आप कोर्ट में रिट जारी करवाने के लिए एसएलपी लगा सकते हैं, अगर ये राज्य नहीं उपलब्ध करवाता है तो आप कहीं पर केस नहीं कर सकते हैं। पंचायत की व्यवस्था कहाँ पर की गई है, तो डीपीएसपी के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है पंचायतों की व्यवस्था की गई है। समान नागरिक संहिता की व्यवस्था जो है भारतीय संविधान के डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में की गई है। और एकमात्र राज्य जहाँ पर ये समान नागरिक संहिता लागू है वो राज्य कौन सा है, गोवा जो है इसका एकमात्र राज्य है। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार, ये सभी सामाजिक जो कानून होंगे सभी के लिए एक समान होंगे, किसी जाति धर्म के लिए अलग अलग नहीं होंगे। मादक पदार्थों का निषेध है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो जो है अनुच्छेद 47 में जो है मादक पदार्थों का निषेध किया गया है। मैं इसकी ट्रिक बता दूं थोड़ा सा, अगर आपको अच्छी लगे तो याद कर लिए। जब लोग दारू पी लेते हैं यानी कि मादक पदार्थ पी लेते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, शैतानी करते हैं। क्या करते हैं, शैतानी करते हैं। तो शैतानी से आप 47 याद कर सकते हैं। और इधर भी याद कर सकते हैं कि समान नागरिक संहिता, तो समान एक समान, और आर्टिकल में कौन सा है एक समान, 44 जो है एक समान है, समान नागरिक संहिता से आप मिला सकते हैं। पर्यावरण का संरक्षण है, तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 48 ए है इसमें जो है लिखा गया है कि राज्य का अधिकार मतलब राज्य का कर्तव्य होगा कि ना सिर्फ वह वनों की रक्षा करे जबकि उसमें निवास करने वाले वन्य जीवों की भी क्या करे, रक्षा करे। ये अनुच्छेद 48 ए में लिखा हुआ है। प्रमुख संशोधन जो डीपीएसपी में क्या किया गया है फ्रेंड्स, कई बार संशोधन किए जा चुके हैं तो उसमें देख लेते हैं। एक जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ परिवर्तन किए गए थे। एक जो है आपके 44वें संविधान संशोधन में जो है कुछ परिवर्तन किया गया था। और कुछ जो है आपका 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ परिवर्तन किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपका 48 ए नामक नया आर्टिकल जोड़ा गया था जिसमें पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रावधान जोड़े गए थे। और इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 43 ए नामक नया आर्टिकल जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही 39 ए नामक आर्टिकल जोड़ा गया था। इसमें जो है 48 ए में पर्यावरण संबंधी प्रावधान जोड़े गए थे। 43 ए में जो है ये बात कही गई थी जो कि कामगार हैं यानी कि काम करने वाले रोज व्यक्ति हैं उनको जो है सरकार क्या करेगी, अवसर उपलब्ध करवाएगी। यानी कि जैसे मनरेगा कार्यक्रम होता है ना कि उन्हें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, तो इसी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और अनुच्छेद 39 में जो है निःशुल्क निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है। क्या की गई है, कानूनी सहायता की बात की गई है। 44वें संशोधन में जो है आपका अनुच्छेद थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था। 86वें संविधान संशोधन में क्या परिवर्तन किया गया था, इसमें जो है अनुच्छेद जो 46 में बात लिखी हुई थी कि जो गरीब परिवार के लोगों को जो है राज्य क्या कराएगी, शिक्षा उपलब्ध करवाने की बात करी गई थी। इस शिक्षा को यहाँ से हटा करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए में परिवर्तित कर दिया गया था। यानी कि मौलिक अधिकार बना दिया गया था। किसके माध्यम से, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। आगे इस पर और चर्चा होगी। अगली बात करते हैं कि संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है। तो भारतीय संविधान का अगर अनुच्छेद 79 देखेंगे तो ये संसद की बात करता है कि संसद का जो है गठन किससे होता है। स्पष्ट रूप से कहता है कि संसद का गठन जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। 3 लोग जो है संसद में शामिल होते हैं, तो याद रखिएगा।
किनके द्वारा होता है प्रश्न? तो 79 को देखेंगे और उत्तर देंगे। राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब संसद से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछे संसद का गठन संगठन जो है क्या है? तो अभी हमने देखा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, और इसकी बात जो है संविधान में कहा अनुच्छेद 79 में लिखी हुई है। कुल राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो भारत में 245 राज्यसभा सीटें हैं। कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? 545 जो है लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा में आरक्षण की बात करें तो अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है, और एससी के लिए कुल जो है 84 सीटें जो है रिजर्व हैं, ध्यान रखिएगा। संसद का इतिहास बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि संसद किस प्रकार से भारत में बनी हुई थी। मैं 2 मिनट के समय में आपको पूरा का पूरा जो है संसद का इतिहास बता देता हूँ कि अंग्रेजों के ज़माने से लेकर के भारत की जो संसद जिसे कहते हैं आप, ये नई संसद है या पुरानी ही संसद है, आप जो है इसमें समझ जाएँगे। आपने जो है कभी न कभी जब संविधान का विकास पढ़ते हैं तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा होगा, और इसमें जो है एक कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी, जो कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद कहलाती थी। और इसमें क्या होता था, एक गवर्नर जनरल होता था और 3 जो है अन्य सदस्य होते थे। तो यही जो है मूल रूप से सरकार थी, जिसे वर्तमान में सरकार कहते हैं। अंग्रेजों के ज़माने में भारत में ऐसी सरकार की शुरुआत हुई थी। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, 1833 का अधिनियम आता है। कौन सा अधिनियम आता है? 1833 का चार्टर एक्ट आता है विलियम बेंटिक के समय पर, और इसके माध्यम से जो ये एक गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, इसमें क्या है, एक विधि सदस्य की जो है व्यवस्था की गई थी। क्या की गई थी? एक विधि सदस्य जो है क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। और वो नियुक्त होने वाला प्रथम विधि सदस्य कौन था? मैकाले जो है प्रथम विधि सदस्य था। आगे चल करके 1853 का अधिनियम आया हुआ था, और इसमें इस विधि सदस्य को अलग करके एक 6 सदस्यीय जो है विधायिका का निर्माण किया गया था। 6 सदस्य वाली जो है मतलब कानून निर्माण वाली संस्था का निर्माण किया गया था, विधायिका का निर्माण किया गया था, और इसे जो है लघु संसद कहा गया था। क्या कहा गया था? लघु संसद। और जो 1919 का अधिनियम आया था, उस अधिनियम के माध्यम से 1921 में इस विधायिका को 2 भागों में बाँट दिया गया था, यानी कि द्विसदनीय बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? द्विसदनीय बना दिया गया था। ये 2 सदन कौन से थे? एक था काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या था? काउंसिल काउंसिल ऑफ एक जो है स्टेट था। किसको? ये जो 6 सदस्यीय जो लघु संसद थी ना 1921 को, इसी में जो है क्या कर दिया, इसे 2 सदन बना दिए गए। एक काउंसिल ऑफ स्टेट और एक सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली बना दिया गया था। ये वही असेंबली है जहां पर 1929 में भगत सिंह ने बम फेंका हुआ था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसके 2 सदन बन गए। केंद्रीय विधान परिषद इसे कह देते थे, सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली। केंद्रीय विधान परिषद मैं यहीं पर लिख देता हूं, केंद्रीय विधान परिषद। ये चीजें आपको जो है एक एक मिनट में मिल रही हैं, यकीन मानिए। जब आप हर अधिनियम पढ़ेंगे किताब का, फिर उन्हें चीजों को जोड़ेंगे, तब कहीं आप ये समझ पाएंगे कि अच्छा ऐसा विकास हुआ था। अब जब भारत आजाद हुआ और 1954 का समय आया, तो ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी, इसी को जो क्या कह दिया गया फ्रेंड्स, राज्यसभा नाम दे दिया गया। और जो केंद्रीय विधानसभा थी, इसी का नाम जो है लोकसभा दे दिया गया। और ये जो गवर्नर होता था, इसी का नाम राष्ट्रपति दे दिया गया था। यही थी क्या संसद का इतिहास। बता दीजिएगा, न सिर्फ बता दीजिएगा, समझा भी दीजिएगा अगर आपसे कोई पूछे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नाबार्ड की स्थापना। फ्रेंड्स आप यकीन नहीं करेंगे, स्टार प्रश्न लगाइएगा। मैं जब भी चीजें पढ़ाता हूँ तो ये जितने भी बैंक हैं, वित्तीय संस्थान है, वो एक साथ सभी बता देता हूँ। और एमपीपीएससी 2023 का पेपर उठा करके देखिएगा, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था, और जिस दिन पेपर हुआ तो लगातार 3 प्रश्न जो है आपसे इसी एक ही जगह, मैं क्योंकि एक साथ नहीं पढ़ाता हूँ, लगभग 10-12 बातें जो है हमेशा इनके साथ में पढ़ाता हूँ। और 3 प्रश्न उसी एकमात्र मतलब पेज के अंतर्गत जो मैं डिस्क्रिप्शन बताया हुआ था, उसी से 3 प्रश्न आए हुए थे। तो देखिएगा अभी वही डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, और स्टार लगाइएगा, प्रश्न फिर से जो है आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा, नाबार्ड जो है क्या है, एक प्रकार का बैंक है। क्या है? नाबार्ड जो है एक प्रकार का बैंक है। और ये कैसा बैंक है? ये एक ऐसा बैंक है जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के
विकास के लिए क्या करवाता है, लोन उपलब्ध करवाता है और योजनाएं देता है। तो कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित बैंक है। अगर इसका पूरा नाम आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। नाबार्ड का जो पूरा नाम होता है नेशनल नेशनल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सी यू, क्या होता है भाई इसमें, एग्रीकल्चर हिंदी से लिखना पड़ेगा, एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, बैंक फॉर रूरल रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को की गई थी। याद रखिएगा कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं साजी केवी साहब, जो है वर्तमान में इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं साजी केवी साहब। और यह जो है आपका संस्थान मुंबई में स्थित है। तो आपका स्थापना को लेकर के प्रश्न पूछा गया है 12 जुलाई 1982। अब क्या ध्यान रखना है आपको, जो है एक नाबार्ड के बारे में ध्यान रखना है, एक आपको हमेशा ये सभी एक साथ पढ़ना है, सेबी के बारे में ध्यान रखना, सबकी स्थापना बस ध्यान रखनी है। सेबी की ध्यान रखना है, आरबीआई की ध्यान रखना है, एक एसबीआई की ध्यान रखना है, एक जो है जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है 3-4 बार उनको ध्यान रखना है, और एक जो है आपको नेशनल महिला बैंक है उसको ध्यान रखना है, एक नेशनल आवास बैंक है उसको ध्यान रखना है, एक एग्जिम बैंक है इसको ध्यान रखना है, और एक फेमा एक्ट है, इनको ध्यान रखना है। चलिए सभी जो है आगे प्रश्न शामिल हैं उनकी सिर्फ स्थापना याद कर लीजिएगा। यकीन मानिएगा इसमें प्रश्न सीधे सीधे आते हैं, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हुए हैं तो देखे होंगे। देखिएगा आपसे पूछे नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आपसे जो है 1982 में याद रखना है। आपसे पूछे सिडबी की स्थापना कब हुई थी, ये 1990 में हुई थी। तो सिडबी भी एक प्रकार का बैंक है, ये भी 2023 में पूछा गया था। सिडबी की स्थापना, यह जो है एक बैंक है, और ये क्या है, ये एकमात्र बैंक है जिसका मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। सभी बैंक जो है मुंबई में है, ये लखनऊ में स्थित है। और ये सिडबी जो है इस प्रकार से सिडबी लिखा जाता है, सिडबी। इसका पूरा नाम अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि यह जो है जो छोटे उद्योग होते हैं उनको जो है लोन वगैरह वित्त की उपलब्धता करवाता है। आरबीआई की स्थापना आप जानते हैं 1935 में जो है करवाई गई थी, और 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। एसबीआई की स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 को हुई थी। सेबी की स्थापना जो है आपकी 1988 में जो की गई थी, और कांता सिंह वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं, जो शेयर मार्केट को नेतृत्व करता है सेबी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये आपका 1969 में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। और आरआरबी की स्थापना, तो आरआरबी का मतलब क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी। एनएचबी नेशनल होम बैंक, यानी कि राष्ट्रीय आवास बैंक, और इसकी जो है स्थापना है आपकी 1988 में की गई थी। एग्जिम बैंक, इसकी स्थापना जो है 1982 में की गई थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, यानी कि आयात निर्यात बैंक है, और हमारे सिलेबस में जो है आयात निर्यात शामिल है, विदेशी व्यापार। राष्ट्रीय महिला बैंक की स्थापना 2013 में की गई थी। और आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया औद्योगिक विकास बैंक है, और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। फेमा एक्ट जो है कब लाया गया था, 1999 में लाया गया था। अब इसमें से देखिएगा 2023 में जो है, मैं इतनी सिलाई हमेशा करवाऊंगा आपको, और एक बार नहीं जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमेशा करवाऊंगा। अब देखिएगा ये प्रश्न 2023 में सीधा सीधा आ गया था। सिडबी का प्रश्न स्थापना को लेकर सीधा आ गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ था, ये आ गया। सबका समय पूछा गया था, याद रखिएगा। तो अब की बार आपसे जो है एसबीआई को लेकर के पूछ सकता है, या सेबी को लेकर के पूछ सकता है, या फिर इनमें से किसी को लेकर के भी पूछ सकता है। तैयार रहिएगा, रट लीजिएगा लिख लिख करके जितना भी आप जैसा चाहें। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में हम नोबेल पुरस्कार को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। जो 2025 में जो है जितने नोबेल पुरस्कार मिले हुए हैं, नोबेल पुरस्कार संबंधित जो फैक्ट परीक्षा में आते हैं उनको कर लेंगे। 2025 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। देखिएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पूछ रहा है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है, एक जो है मोकेर को मिला हुआ है, मोकेर। एक मिला हुआ है अघियान को, किसको, अघियान
और एक मिला हुआ है पीटर को। अब हालांकि ये पूरे नाम नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार मेंस में किसी प्रकार से नहीं आते हैं। आपको सिर्फ प्री तक ध्यान रखना है। ये तीनों शब्द बोलिएगा, मोकेर, अभियान, पीटर। ये किस में मिले हुए हैं? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है ये मिले हुए हैं। आपसे पूछा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जॉन क्लार्क को जो है ये भौतिक के क्षेत्र में मिला हुआ है, भौतिकी के क्षेत्र में। डेबोरेट को भी जो है भौतिकी के क्षेत्र में मिला हुआ है, और मार्टिनस इसको भी जो है भौतिकी के क्षेत्र में मिला हुआ है। पीटर, तो पीटर को जो है ये आपका मिला हुआ है, तो ये हो जाएगा सही जवाब। अब देखिएगा, आपको इसी प्रकार से याद करना है। अर्थशास्त्र के जब पूछे तो अब देखिए, थोड़ा सा मैं कहानी बताऊंगा, तो आपको ये कहानी ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा में जो है प्रश्न बन जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा जो है नोबेल पुरस्कार ध्यान रखिएगा, विश्व के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है, और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल के नाम पर जो है ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं, अल्फ्रेड नोबल के नाम पर। और कुल जो है ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। केमिस्ट्री में मिलता है, फिजिक्स में मिलता है, और चिकित्सा में मिलता है, शांति में मिलता है, साहित्य में मिलता है, और अर्थशास्त्र में मिलता है। 6 विषयों में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबल के नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया है। अल्फ्रेड नोबल की जो है महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। जो पहाड़ों में बम गलता है, उसी का आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार। उसी के आविष्कार के नाम पर जो है इनके नाम पर दिया जाता है। तो अर्थशास्त्र के पुरस्कार आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना कि याद करने का जो तरीका होता है कि कुछ ना कुछ आधार चाहिए, अन्यथा भूल जाता है। जब भी अर्थशास्त्र की आपका पेपर पूछे तो अर्थ का मतलब क्या होता है, क्या होता है? धन होता है। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन होता है। और एक माँ के लिए सबसे बड़ा धन क्या होता है? उसके बच्चे जो होते हैं। क्या है? माँ के लिए जो है सबसे बड़े जो धन होते हैं उसके बच्चे होते हैं। तो 2 बच्चे थे, आपके जीवन में भी ये कहीं न कहीं पल मिला होगा, बचपन याद आएगा आपको। एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये है, और बीच में कौन है? माँ है, ठीक है? बीच में कौन है? माँ है। अब ये बच्चे दोनों ही क्या करते हैं? माँ से बहुत प्यार करते हैं। तो ये बच्चा कहता है माँ से कि तुम मेरी तरफ को क्या करो? अपना मुँह करो। और ये बच्चा कहता है मेरी तरफ को अपना मुँह करो। जब रात में लेटते हैं तो ऐसे जो है बच्चों में क्या होता है? कॉम्पिटिशन होता है। तो दोनों क्या कहते हैं कि मेरी तरफ को मुँह करो, मेरी तरफ को मुँह करो, और माँ जो क्या हो जाती है? परेशान हो जाती है इस बात को लेकर कि मैं किसकी तरफ करूँ? तो फिर क्या हो जाती है, मतलब हमारे यहाँ पर एक शब्द प्रयोग करते हैं, जब कोई परेशान हो जाता है, मुझको जो है अघवा दिया है। अघवा दिया है यानी कि अघया मतलब अज्ञान, ये शब्द हमें आपको याद करना है। अज्ञान जो है अघवा दिया है यानी कि परेशान कर दिया है मुझे, मैं तुम्हें क्या कर दूंगी? अब पीट दूंगी। तो ये अर्थशास्त्र से जो है 3 पुरस्कार आपको ध्यान रखना है। बच्चे क्या कहते हैं? मेरी तरफ को मुंह करो, यानी कि मोकेर, मोकेर। और माँ को परेशान कर दिया तो अज्ञान। और फिर बाद बाद में माँ ने क्या कहा कि पीट देंगे, तो पीटर। तो ये तीनों शब्द किसके लिए हैं? अर्थशास्त्र के लिए हैं, ध्यान रखना। तो ये हो गया अर्थशास्त्र का। अब ये जो है तीनों पुरस्कार किसके हैं? भौतिक के पुरस्कार हैं। तो भौतिक में आपको ध्यान रखना है कि भौतिक सामान होता है, जैसे जो भी आप सामान खरीदते हैं, जितना भी सामान खरीदते हैं जिसको छुआ जा सकता है, वो सभी के सभी सामान कैसा होता है? भौतिक होता है। जैसे कि एक ने आप भौतिक चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, वो सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? भौतिक कहलाती हैं। तो बाजार से क्या करते हैं आप? मार्केट से मार्केट से जो है क्या करते हैं? कुछ खरीदने जाते हैं भौतिक सामान। तो आपको ये कहा जाता है कि आज ही खरीद लो, अगर कल खरीदोगे, क्या करोगे? अगर कल खरीदोगे तो क्या होगा? आपको डबल रेट मिलेगा। क्या मिलेगा? डबल रेट लगेगा। डबल रेट लगेगा। तो डबल रेट से हो जाएगा आपको डेबो रेट। डेबो रेट यानी कि डबल रेट। और मार्टिनस यानी से शब्द मिलता जुलता है, मार्केट, मार्केट। और क्लार्क हो जाएगा, कल से हो जाएगा आपका क्लार्क हो जाएगा। तो मार्केट से आज ही अपना भौतिक सामान खरीद लो, जो भी खरीदना हो। कल जो है डबल रेट लगेगा। ध्यान रखना, आपको ऑप्शन मिलेगा परीक्षा में, हमेशा याद नहीं रखना है, परीक्षा तक याद रखना है, तो इतने से आपको याद हो जाएंगे। मैंने आपको भौतिक के लिए ट्रिक बताई और अर्थशास्त्र के लिए ट्रिक बताई। चलिए हम प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछे नोबेल पुरस्कार का नामकरण किसके नाम पर है? तो ये जो है नामकरण जो है किसके नाम पर है? अल्फ्रेड नोबल के नाम पर जो है इनका नामकरण किया गया है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इन्हीं व्यक्ति द्वारा जो है डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। अगली बात करें, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? कुल जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्हें जो है 1913 में, टैगोर साहब को 1913 में यह पुरस्कार दिया गया था। इनकी रचना जो थी जिसका नाम था गीतांजलि नामक रचना के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
और ऐसे ही मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति हैं जिन्हें 2014 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो विदिशा जिले के हैं, जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। क्या नाम है? कैलाश सत्यार्थी। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ ले तो ये एनजीओ चलाते हैं विदिशा में, बच्चों के लिए कार्य करते हैं, तो कैलाश सत्यार्थी को यह पुरस्कार दिया गया था। भौतिकी के लिए 2025 में किसको दिया गया है? तो अभी हमने ट्रिक याद की थी कि अगर कल खरीदोगे तो डबल रेट मिलेगा, तो कल से हो जाएगा आपका क्लार्क, क्लार्क को मिला हुआ है। डबल रेट से हो जाएगा आपका डेबोरेट, डेबोरेट को मिला हुआ है। और कहाँ पर ये मार्केट में बात हो रही थी, तो मार्केट से क्या था, मार्टिनस, मार्टिनस जो है, मार्टिनस है। तो ये जो है 2025 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इन लोगों को मिला हुआ है। रसायन के क्षेत्र में जो है आपका 3 लोगों को मिला हुआ है। और आप जानते हैं कि एक निश्चित उम्र के बाद क्या होता है, एक निश्चित उम्र के बाद जो है एक व्यक्ति के जो है सभी रौब जो है क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। जितने भी रौब यानी कि शौक होते हैं तो सभी क्या हो जाते हैं, उनके शौक जो है खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से किताब पढ़ने का शौक भी एक निश्चित उम्र के बाद खत्म हो जाता है। तो ऐसे करके इन्हें क्या कर लेना है, तीनों को याद कर लेना है। उमर से आपका हो जाएगा, उमर यागी को मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? उमर यागी को मिला हुआ है। रॉब से जो है आपको रॉबसन, रॉबिन्सन, रॉबसन, रॉबसन को मिला हुआ है, रॉबसन को मिला हुआ है। और ये शौक जो चला जाता है, तो किताबों का शौक चला जाता है, तो कितागावा, कितगावा को मिला हुआ है, कितगावा। तो ये शब्द आपको ऑप्शन में जरूर मिलेंगे। हालांकि ये पूरा नाम नहीं है, आधे आधे नाम है, आपका काम चल जाएगा, इतना ही याद करना है, क्योंकि हमेशा ये काम आने वाले नहीं, हर साल बदलते रहते हैं। तो ये रसायन के हो जाएंगे। और रसायन के बाद जो है आपको चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है, और चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपको जो है 3 लोगों के लिए दिया गया है। और आप जानते हैं कि चिकित्सा में जो है आपका क्या आता है, ब्रेन आता है। क्या आता है? ब्रेन। कई बार लोगों को क्या होता है, मूड खराब होता है ना, तो मूड जो है हमेशा सही रहे, यानी कि सही मूड रहे। क्या रहे? सही मूड। मैं मूड लिख रहा हूँ इसको, मतलब मूड सही रहे, मूड सही रहे, तो उसके लिए सही मूड शब्द है कि हमेशा के लिए जो है मूड सही रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जो हमारा ब्रेन है, यह है ब्रेन है, ब्रेन को क्या करना चाहिए, रिलैक्स देना चाहिए। क्या देना चाहिए? ब्रेन को जो है रिलैक्स देना चाहिए, तो मूड क्या रहेगा, सही रहेगा। इसी में जो है चिकित्सा के आपके 3 नाम छुपे हुए हैं। वो कौन से हैं? तो एक आपको ध्यान रखना है, सेमून, सेमून को मिला हुआ है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है सेमून, तो सही मून से क्या हो जाएगा, सेमून। और जो दूसरा व्यक्ति है ब्रैन कोव, ब्रैन कोव को मिला हुआ है, ब्रैन कोव, ब्रैन कोव को मिला हुआ है। और तीसरा जो है आपका फ्रेड रैक्सडेल, तो रैक्सडेल ध्यान रखना है, रैक्सडेल। तो ये 3 पुरस्कार जो है किसको मिले हुए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में इन तीनों लोगों को जो है पुरस्कार दिए गए हैं। तो याद करने का तरीका है, हंसना किसी को नहीं है, परीक्षा में काम निकालना है, ध्यान रखिएगा। हमारा अंतिम उद्देश्य परीक्षा में ऑप्शन को सही करना है, ना कि जीवन भर के लिए अपनाना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप जो है दूसरी ट्रिक बना सकते हैं। मेरा काम है कि आसान से आसान चीज़ें जितना हो सके तो मैं जो है एक नैतिक कार्य के रूप में कर रहा हूँ। साहित्य के क्षेत्र में जो है किसे दिए गए हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में जो है यह पुरस्कार किसको दिया गया है, लास जलो को दिया गया है। लास जलो, लास जलो और कई को दिया गया, और कोई को जो है दिया गया है। ये हंगरी की लेखिका हैं, हंगरी की जो है लेखिका हैं। तो ऐसा कुछ याद कर लीजिएगा कि भाई हमारे साहित्य में ऐसा मिलता है, जो आप वेद पुराण पढ़े होंगे तो उसमें वेद पुराणों में मिलता है कि जो लाश होती है, यानी कि मरने के बाद जो व्यक्ति का शरीर होता है, हर कोई को क्या करना चाहिए, लाश जला देना चाहिए। ऐसे हमारे जो साहित्य यानी कि जो धार्मिक साहित्य है उसमें ऐसी मान्यता मिलती है। तो ये आपको बात ध्यान रखना है, लाश जलाओ हर कोई। ये हमारे कहाँ मिला है, पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है, पुराने साहित्य में लिखा हुआ है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास जलो हर कोई को मिला हुआ है, जो कि हंगरी की क्या है, लेखिका है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला हुआ है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये आपको ध्यान रखना है कि शांति जो है कब भंग हो गई थी, जब कोरोना आया हुआ था। तो क्या आया हुआ था, कोरोना आया हुआ था। तो कोरिना मचाडो, मचाडो यानी कि शांति को क्या कर दिया था, भंग कर दिया था कोरोना ने। तो कोरिना मचाडो को जो है शांति का पुरस्कार मिला हुआ है। और यह जो है वेन्युएजुला की क्या है,
एक जो है मतलब विपक्ष की नेता हैं, इनका पूरा नाम है मारिया कोरिना मचाडो, जो है इनका पूरा नाम है मारिया मारिया कोरिना मचाडो, जो है वेनेजुएला की विपक्ष की नेता हैं। तो ये कितने क्षेत्र हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक कौन सा रह गया भाई? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो हम अर्थशास्त्र को भी पढ़ चुके हैं कि माँ की जो कहानी थी वो कि मोकेर पीटर मोकेर और एक कौन था? अ, मेरी तरफ को मुंह करो, जो है पीटर और एक थी कौन? तीन लोग थे भाई, अभी हमने पढ़ा तो हुआ था। अघियन, मतलब परेशान कर दिया था, तो अघियन अघियन। तो ये शब्द जो है मोकेर पीटर, तो ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स? नोबेल पुरस्कार हो गया। समय जरूर लगा है, लेकिन ये हर दिन में ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको, तो बार बार रिवीजन करने में जो दिक्कत होती थी। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये राष्ट्रीयकरण वाले हम पढ़ चुके हैं। जब भी राष्ट्रीयकरण की बात आए तो ध्यान रखिएगा, एक ध्यान रखना कि 1949 में किसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, एक ध्यान रखना 1955 में किसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, एक ध्यान रखना 1969 में किसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, एक ध्यान रखना 1980 में किसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1949 में 1 जनवरी के दिन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, 1 जुलाई 1955 को जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, और 1969 को जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी द्वारा, 1980 में जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रश्न पूछता है 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तो 6 बैंक आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा, इसमें जो है प्रश्न में स्लाइड नहीं लगी हुई थी क्योंकि हमने जो वित्तीय संबंधी बातें थी वो पिछले क्वेश्चन में कर ली हुई थी, वही रिवीजन करने का भी कोई अर्थ नहीं है, अगले दिन देखेंगे। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? तो देखिएगा, आप जानते हैं कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 था, ये डीपीएसपी के अंतर्गत था, और इसमें लिखा हुआ था कि जो मतलब 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, कितने के बच्चे हैं? 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, सरकार उन्हें क्या करवाएगी? एजुकेशन उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगी। भारत में क्या किया गया? 86वां संविधान संशोधन किया गया। ये कब किया गया? 2002 में किया गया। और इसमें जो क्या किया गया कि भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद 21A नामक नया आर्टिकल जोड़ा गया, किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इस आर्टिकल में क्या कहा गया कि जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, 6 से लगाकर 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या होगा? पढ़ाना या पढ़ना क्या है? ये मौलिक अधिकार है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था, जो कि पहले मौलिक अधिकार नहीं था, एक डीपीएसपी था। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। चलिए हम देखते हैं संविधान संशोधन संबंधी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं एक सेकंड के बाद। प्रथम संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था और इसमें संविधान में क्या जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जो है भारत के संविधान में जोड़ी गई थी। भारत में कुल 8 अनुसूचियां थी, फिर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। चूंकि फ्रेंड्स है अभी तक जो है संविधान में कुल संविधान संशोधन जो है ये 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं और सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन करना थोड़ा सा संभव नहीं है। हम किसी दिन और देखेंगे, ऐसे रोज जो है थोड़ा थोड़ा करके संविधान संशोधन निपटा देंगे। तो कुल संविधान संशोधन 106 हुए हैं। इसमें जो करंट अफेयर वाले हैं उनको देख लेते हैं। अभी 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था और इसी संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे संविधान में परिवर्तन किए गए थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से जो संविधान में क्या है, मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। क्या किए गए थे? मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए थे। कहाँ पर? 51A में जोड़े गए थे। 44वें संविधान संशोधन जो है 1978 में हुआ था और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो संपत्ति का अधिकार था, क्या था? संपत्ति का अधिकार जो है उसे क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। 101वें संविधान संशोधन जो है ये 2016 में हुआ था और इसमें जीएसटी संबंधी प्रावधान जोड़े गए थे। 102वां संविधान जो संशोधन था, इसमें जो है ये 2018 में हुआ था और इसमें फ्रेंड्स आपका जो ओबीसी आयोग था उसको क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? संवैधानिक
दर्जा दिया गया था और यह दर्जा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी में दिया गया था। 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो ईडब्ल्यूएस थे उससे जो क्या दिया गया था, आरक्षण की बात की गई थी। जो सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण है, इसी के द्वारा जोड़ा गया था। 104वां संविधान संशोधन जो है, 104वें संविधान संशोधन में जो SC ST का, ये 2020-21 के आसपास हुआ होगा, 20-21 में, और इसमें जो SC ST का जो आरक्षण था उसे 10 वर्षों के लिए क्या किया गया था, और बढ़ा दिया गया था। 10 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। 105वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान जोड़ा गया था कि कौन सी जाति जो है ओबीसी में, कौन सी जाति होगी ओबीसी में, कौन सी जाति आएगी, इसका जो अधिकार है अब राज्यों को है, यानी कि राज्य सरकार जो है निर्धारित कर सकेंगे कि कौन सी जाति ओबीसी है, कौन सी नहीं है। 106वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों सबसे नया संविधान संशोधन है, और इसमें जो महिलाओं को है, किसमें, महिला को लोकसभा में जो है 10% या 15% आरक्षण जो है दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, महिलाओं को आरक्षण जो है दिया गया है 106वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और कहाँ पर, विधानसभा में। ये प्रथम 15 वर्षों के लिए होगा। तो ये फ्रेंड्स क्या थे, हमारे संविधान संशोधन संबंधी महत्वपूर्ण बातें थी। अगली बात करते हैं, अभी प्रश्नों की लंबी श्रृंखला, मुझे एक बार समय चेक करना चाहिए। चलिए, 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटा 11 मिनट समय हो चुका है। कल से कम क्लास नहीं पहुंचेगी, ज़्यादा ही पहुंचेगी, तो आप बोर मत होइएगा, क्योंकि कंटेंट हम ले रहे हैं। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं फ्रेंड्स, वर्तमान में जो है कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। याद रखिएगा, जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो ये मूल संविधान में नहीं थी। क्या किया गया था, 42वां संविधान संशोधन किया गया था, और इसके माध्यम से वर्ष 1976 में आर्टिकल 51A के अंतर्गत कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। चलिए, अब जो है, अब लेकिन तो वर्तमान में संख्या कितनी है, 11 है। देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न किस भाग में दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों संबंधी प्रश्न है, तो ये भारतीय संविधान के भाग जो है 4 का में दिए गए हैं। किस अनुच्छेद में है, तो ये जो है अनुच्छेद 51 का में दिए गए हैं। और किस समिति की सिफारिश पर जो है जोड़े गए थे, तो सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे। किस देश से लिए गए हैं, तो ये रूस से लिए गए हैं। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। कितने, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 जोड़े गए थे। JS वर्मा समिति फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्यों को किस तरीके से लागू किया जाए, मध्य प्रदेश के सतना जिले से आने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं, इनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी 1999 में। तो मैंने मतलब प्रश्न पूछा जाएगा कि JS वर्मा समिति किससे संबंधित है, तो ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटी से। इनकी प्रकृति कैसी है, तो ये न्याय योग्य नहीं है। अगर इनको जो है आप मानते नहीं है या कोई व्यक्ति नहीं मानता है, तो आप न्यायालय में केस नहीं कर सकते। शुरुआत में जो है कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे, और वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। 11वां जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, और इसमें जो है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगली बात करते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, तो फ्रेंड्स जो है 42वां संविधान संशोधन किया जाता है, और यह आपका 1976 में हुआ था। और इसमें जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक जो है समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, एक जो है पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता, और एक शब्द जोड़ा गया था, क्या बोलते भाई, एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। एकता, अखंडता शब्द जोड़ा गया था, तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न पूछता है समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, प्रस्तावना का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। प्रस्तावना में भारत शब्द आपसे पूछे कुल कितनी बार आया हुआ है, तो 2 बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना में, ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। एक जो है आपका सामाजिक न्याय है, एक जो है आपका राजनैतिक न्याय है, और एक आपका जो है आर्थिक न्याय है, ध्यान रखिएगा। धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है।
आपसे प्रश्न पूछा जाता है किस प्रकार का न्याय प्रस्तावना में नहीं है, तो धार्मिक न्याय नहीं है। समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की समानता है। एक अवसर की समानता है, आप आज हर कोई जो है सरकारी नौकरी का पेपर डाल रहा है तो सभी को अवसर मिल रहा है। प्रतिष्ठा की समानता, हर कोई को अपना मान सम्मान बनाने का समान अधिकार है। किस निर्णय में संविधान का भाग नहीं माना? मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था और इस निर्णय में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और यह जो एक केस था उस केस का नाम था बेरुवारी वाद। क्या नाम था? बेरुवारी बेरुवारी, ये अच्छे से नहीं लिख रहा है, जो है बेरुबारी वाद करके एक जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था 1960 में, 60 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किस निर्णय में? फिर बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद जो केस हुआ था, क्या केशवानंद जो है केस हुआ था, उस केस में 1973 में क्या कहा कि प्रस्तावना जो संविधान का भाग है। प्रस्तावना में जो है 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किया गया था 1976 में, और कितने 3 शब्द जोड़े गए थे जो हमने शुरुआत में चर्चा कर ली। अगली बात करते हैं, संविधान की कुंजी किसने माना था? तो जो ये थे, क्या नाम था भाई? हम्म, संविधान की कुंजी जो है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था? तो आप बताइएगा। अब इस टाइम पर जो मैं याद नहीं कर रहा हूँ, कुंजी जो है किसने कहा था, आत्मा किसने कहा था? जो ठाकुरदास भार्गव थे, ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने क्या कहा था कि ये प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा थी। तो कुंजी किसने कहा हुआ? देखिए मेरे पास में है बातें, उस टाइम पर निकल नहीं रही हैं, मुंह में भी है। के एम, चलिए, नानी पालकी वाला ने जो है परिचय पत्र कहा हुआ था। जो नानी पालकी वाला थे, नानी पालकी वाला, इन्होंने क्या कहा था? पालकी, जो नानी पालकी वाला थे, इन्होंने क्या कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है? परिचय पत्र है, परिचय पत्र है, ये कहा हुआ था। कुंजी किसने कहा हुआ था? गार्डन चाइल्ड ने शायद कहा हुआ था, गार्डन चाइल्ड है। तो चलिएगा, मैं इसे छोड़ रहा हूँ फिलहाल में, आगे बता देंगे कभी। प्रारंभिक शब्दावली कहाँ से ली गई है? जो अमेरिका में प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, ये शब्द जो है कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो फ्रेंड्स है, जब हम संविधान सभा के निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, और कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई हुई थी। इसमें 3 सदस्य थे, एक थे ए बी अलेक्जेंडर, एक थे आपके पैथिक लॉरेंस थे, और एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ये तीनों लोग आते हैं और भारत की परिस्थितियों को देखते हैं, और ये बताते हैं कि अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि भारत में जो है कुल 39 करोड़ लोग हैं। कितने हैं? 39 करोड़ लोग हैं। अगर 10 लाख में से एक सदस्य का हम चयन करते हैं, 10 लाख में एक सदस्य का निकालते हैं, तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। ये कैबिनेट मिशन की बात है, ये आपका हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम मांग किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, 1895 में तिलक द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में जो है कहा गया था कि संविधान सभा जो है किससे बनेगी? पूर्णतः भारतीयों से मिलकर बनेगी। क्या बनेगी? भारतीयों से बनेगी, उसमें कोई अंग्रेज शामिल नहीं होंगे। प्रथम औपचारिक मांग जो है 1934 में की गई थी, और किसके द्वारा? एम एन राव के द्वारा की गई थी। अंग्रेजों द्वारा प्रथम बार यह कब स्वीकार किया गया था कि हम भारत की संविधान सभा बनाएंगे? तो 1900, आंशिक रूप से स्वीकार किया था, पूरी तरह से नहीं, लेकिन प्रथम बार था ये 1940 में, जो क्या आया हुआ था? क्रिप्स से प्रस्ताव आया हुआ था। ये बात क्रिप्स से प्रस्ताव में जो है स्वीकार की गई थी। प्रथम बार जो है पूर्ण रूप से कब स्वीकृति दी थी? तो 1942 में जो है, सॉरी, क्या बात करते हैं भाई, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था या क्रिप्स प्रस्ताव आया था? तो 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था, अगस्त प्रस्ताव, हम्म, और 1942 का जो क्रिप्स प्रस्ताव आया हुआ था। एक मिनट रुकिएगा, चेक कर लेंगे भाई, गलती नहीं हो जाए। बार बार चीज़ें क्या होती हैं, कई बार दिमाग में जो है मिश्रित हो जाता है।
चलिए, 1940 में जो है आपका अगस्त प्रस्ताव है और 1942 में जो है क्रिप्स प्रस्ताव है। तो 1942 में जो क्या हुई थी, पूरी तरीके से स्वीकार किया गया था, 1940 में आंशिक तरीके से स्वीकार किया गया। अगली बात करते हैं, कैबिनेट मिशन जो है भारत में कब आया हुआ था, 1946 में आया हुआ था। और कुल सदस्य कितने थे, 3 थे, एक थे ए बी अलेक्जेंडर, एक थे पैथिक लॉरेंस और एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, सदस्यों का चयन कितनी संख्या में किया जाना था, तो 10 लाख से जो है एक सदस्य का जो है चयन किया जाना था, 10 लाख प्रति जनसंख्या में एक सदस्य। और कुल सदस्य कितने बने थे, 389 जो बने हुए थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, तो 3 सदस्य थे, हम देख चुके हैं, ए बी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स जो है 3 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भीमा नायक का संबंध किस रियासत से है, तो देखिएगा मध्य प्रदेश के जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे संबंधित प्रश्न है, देखते हैं। तो यह जो है बड़वानी जिले के में जो थे ये, और बड़वानी जिले में खासतौर से सेंधवा क्षेत्र है वहाँ से संबंधित थे भीमा नायक। तो ये बड़वानी से संबंधित हो जाएंगे। और सेंधवा में ही जो है अंग्रेजों से इन्होंने अम्बा पानी का युद्ध लड़ा था 1857 की क्रांति में, और उसी में जो है गिरफ्तार हुए थे। भीमा नायक पहले जो है अंग्रेजों की चौकी के प्रमुख हुआ करते थे, यानी कि आर्मी में थे ये। अगली बात करते हैं, प्रश्न देखिएगा, संग्राम शाह जो है ये है गौंड शासक थे, और ये गोंडवाना साम्राज्य के जो है प्रथम शासक थे, जो मतलब एक प्रतिष्ठित शासक थे। और इन्होंने क्या की था भाई, 52 गढ़ाधिपति की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी, 52 गढ़ाधिपति की जो है इन्होंने उपाधि धारण की थी, गोंड राजा थे। शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो है 1857 की क्रांति में फ्रेंड्स थे। इन्होंने जो है जबलपुर से क्या किया था, अंग्रेजों के सामने तबाही मचा दी थी। और इन्होंने जो है 18 सितंबर के दिन, बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, 18 सितंबर के दिन अंग्रेजों ने जो है जबलपुर में क्या दिया था, इन्हें तोप के सामने, तोप में जो है बांध कर क्या कर दिया था, उड़ा दिया था, यानी कि मृत्यु दंड दिया हुआ था शंकर शाह रघुनाथ शाह को। रानी दुर्गावती के वंशज थे ये। अगले प्रश्न की, 18 सितंबर को इनका बलिदान दिवस मनाते हैं, रानी दुर्गावती। तो ये भी जो है देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं वो चीजें पढ़ रहे हैं जो इतिहास के महत्वपूर्ण जनजातीय व्यक्तित्व हैं, तो एक साथ पढ़ रहे हैं। रानी दुर्गावती से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि 1564 के समय पर जो है अकबर को इन्होंने टक्कर दी थी। और जो है बहुत ही वेदनापूर्ण कहानी है कि जो नरई नाले का युद्ध हुआ था, नरई का युद्ध हुआ था जबलपुर में, उसमें जो है अकबर की सेना से जो है विशाल सेना से युद्ध किया था, हर हर महादेव अंततः इनका नारा था। और फिर हाथ में जो तीर लग गया था, उसके बाद जो है लगातार तीर लगे, इनकी डेथ हो गई। तो एक शांतिपूर्वक राज्य को जो है अकबर ने क्या कर दिया था, उजाड़ दिया था, कलंक माना जाता है अकबर की जिंदगी में ये। रानी कमलापति, तो ये जो है गिन्नौरगढ़ रियासत की थी, कहाँ की थी, गिन्नौरगढ़ रियासत की थी। और इन्हें मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है, पद्मावती कहा जाता है, मध्य प्रदेश की पद्मनी कहा जाता है, पद्मावती, पद्मावती कहते हैं। जो चित्तौड़ की महारानी थी उन्हीं से तुलना की जाती है इनकी, क्योंकि दोस्त मोहम्मद खान ने इनके साथ में धोखा किया था, इन्होंने भी समाधि ले ली थी अपनी। टांट्या भील जो है ये 1857 की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र से नेतृत्व करते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। क्या कहते हैं, इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। रॉबिन हुड वो व्यक्ति होता है जो मसीहा के रूप में कार्य करता है गरीबों के लिए। इनका जो है क्या पूछा गया है प्रश्न, किस क्रांति से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जाता है, इंडियन रॉबिन हुड को लेकर पूछा जाता है। एक प्रश्न जो है इनका नाम को लेकर के पूछा जाता है, तो इनका जो वास्तविक नाम था टुंडरा था। कई जगह जो है टांटिया भी मिलता है, टांटिया, टांटिया। अंग्रेजों से सही उच्चारण नहीं करते बनता था, तो इन्हें टांटिया कहे, टांटिया कहे थे, टांटिया, तो इनका वास्तविक नाम टांटिया है। अगली बात करते हैं भीमा नायक। तो भीमा नायक जो है ये बड़वानी से संबंधित थे, और इन्होंने अम्बा पानी का युद्ध लड़ा था। खाज्या नायक भीमा नायक की ही बहनोई थे, और ये खंडवा से संबंधित थे, सॉरी खरगोन से संबंधित थे। खाज्या नायक खरगोन से संबंधित थे। और इन्होंने भी, इन दोनों ने अंग्रेजों से जो है अम्बा पानी के युद्ध में क्या किया था, दोनों लोग जो है गिरफ्तार हुए थे, युद्ध लड़े थे। गंजन सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू जो है ये घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह किया हुआ था, इन्होंने घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह किया हुआ था, ये जंगल सत्याग्रह है। और ये जो है 1930 में कहाँ पर, बैतूल जिले में किया हुआ था। महात्मा गांधी ने कहा था भाई जिसके पास में नदी है तो नदी किनारे सत्याग्रह कीजिए, जिसके पास में समुद्र है तो समुद्र किनारे सत्याग्रह कीजिए, जिसके पास में जंगल है तो जंगल को बचा करके सत्याग्रह कीजिएगा। अगली बात करें, जो बादल भोई हैं, यह जो है गांधी जी के विचारों से 1921 में प्रभावित होकर के क्रांति में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, और ये छिंदवाड़ा जिले के हैं। इनके सम्मान में जो है क्या है, वो किया गया है, जो संग्रहालय इनके सम्मान में नाम बना दिया गया है।
और जो दुर्गा शंकर मेहता हैं, इन्होंने क्या किया था, टुरिया सत्याग्रह किया हुआ था। टुरिया टुरिया सत्याग्रह सत्याग्रह किया था, और ये कहाँ पर पड़ता है, सिवनी में जो है गांधी जी के आह्वान पर किया हुआ। अगला प्रश्न है, जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ साय मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? तो देखिएगा, आपने पढ़ा था कि जो शंकर शाह और रघुनाथ साय थे, कौन थे? शंकर शाह पिता थे और रघुनाथ साय जो है ये क्या थे, बेटा थे इनके। रानी दुर्गावती जी के वंशज से जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें अंग्रेजों की जो है एक 52वीं रेजिमेंट थी। शंकर शाह का उससे 52वीं रेजिमेंट जो फौज थी उससे अच्छा व्यवहार था। शंकर शाह रघुनाथ शाह ने इन दोनों लोगों को क्या कर दिया, आपस में मिला लिया और फिर क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और इनकी जो गुप्तचर सेना थी शंकर शाह और रघुनाथ शाह की, उसका जो प्रमुख था वो कौन था, सीताराम कंवर था। कौन था? सीताराम कंवर था। तो सीताराम कंवर का संबंध कब से हो जाएगा, 1857 की क्रांति से हो जाएगा। ये जो है बड़वानी रियासत के थे, हालांकि इनका सहयोग, इनका पूरा जो है सिस्टम बना हुआ था। तो गुप्तचर सेना के प्रमुख थे कौन, सीताराम कंवर। 52वीं रेजिमेंट की सहायता लेकर के विद्रोह करते हैं, परंतु एक जो खुशहाल चंद नाम का एक है, इसी का अधिकारी हुआ करता था। शंकर शाह का जो है सहपाठी था खुशहाल चंद। ये अंग्रेजों को सब कुछ बताता रहता था। और जो एक लेफ्टिनेंट क्लार्क नाम का जो है अंग्रेज था उस टाइम पर, जो है मुख्य सेनापति यहाँ का, इसने अपने एक दोस्त भद्दा सिंह को भेजा। किसको भेजा? भद्दा सिंह को। किसका भेष बना करके? फकीर का भेष बना करके शंकर शाह के यहाँ पर भेजता है। ये पूरा भेद ले आता है कि ऐसी ऐसी योजना चल रही है, और इसी के सबूत के आधार पर जो है जनरल क्लार्क जो है इन्हें गिरफ्तार कर लेता है, और फिर जो है तोप में बांध करके उड़वा देता है। दोनों बाप बेटे की जोड़ी को जो है मृत्युदंड दिया जाता है। तो बड़ा नाम है एक इनका, कभी मेंस में चर्चा करेंगे, थोड़ा समय की सीमा है। तो यकीन मानिए ये प्रश्न आया हुआ है कि किसने गिरफ्तार किया हुआ था, क्लार्क ने। और शंकर शाह के ही सम्मान में जो है 2008 में क्या किया गया था, पुरस्कार स्थापित किया गया था। और यह पुरस्कार जो है आदिवासी, जो कोई क्या लिखता है, आदिवासी क्षेत्र में क्या लिखता है, सांस्कृतिक साहित्य लिखता है, उसको जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। एमपीपीएससी 2024 में पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, शंकर शाह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। और अभी जो है हाल में क्या किया गया है, जो छिंदवाड़ा का विश्वविद्यालय है, शंकर शाह जी के सम्मान में क्या किया गया, उनके नाम पर जो है इसका नाम बदलने का कार्य किया गया है। तो इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं प्रश्न, शंकर शाह ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो जो महाकौशल वाला क्षेत्र था, यानी कि जबलपुर वाला क्षेत्र था, वहां से नेतृत्व किया था। किस रेजिमेंट की सहयोग से? तो 52वीं रेजिमेंट की सहयोग से नेतृत्व किया था। खुशहाल चंद्र जो है किसका था, मतलब एक अधिकारी था, किसका? ये शंकर शाह का ही अधिकारी था, गद्दार भी था। भद्दा सिंह जो है ये क्लार्क का क्या था, मतलब गुप्तचर फकीर बना करके जो गया हुआ था किसके यहाँ पर, शंकर शाह के यहाँ पर भेद खोलने के लिए, पाने के लिए गया हुआ था। किसने गिरफ्तार किया था? तो एक क्लार्क के द्वारा ही गिरफ्तार किया गया था। और गुप्तचर सेना का प्रमुख कौन था? तो ध्यान रखिएगा, शंकर शाह की गुप्तचर सेना का प्रमुख कौन था? सीताराम कंवर था। बनवासी क्रांति जो शंकर शाह द्वारा जो फ्रेंड्स क्रांति की गई थी, उस क्रांति का नाम क्या है? तो बनवासी क्रांति कहा जाता है। पुरस्कार कब से? जो 2008 से इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। और आदिवासी आदिवासी साहित्य के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार देने का कार्य करते हैं। विश्वविद्यालय जो छिंदवाड़ा जिले का विश्वविद्यालय है, उनका नाम जो है क्या किया जाएगा, नाम जो है शंकर शाह के नाम पर किया गया है। रानी फूल कुंवर जो थी शंकर शाह की पत्नी थी, कौन थी? शंकर शाह की जो है क्या थी, ये पत्नी थी। जब दोनों बेटे और पति गिरफ्तार हो जाते हैं, तो फिर सेना का ये नेतृत्व करती हैं, अंततः ये भी शायद शहीद हो गई होंगी। तो ये क्या है, इनकी शंकर शाह और रघुनाथ शाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो ये प्रश्न 2023 में आया हुआ है। तो जब दिवाली होती है तो उस टाइम पर जो है मोर पंख लेकर के मौनिया नृत्य किया जाता है। ये ने मैंने जो है ग्रुप में भी भेजा हुआ था, नृत्य जो है ये। तो इसी समय पर दिवाली जो क्या होता है, गायन भी होता है, और दिवाली गायन के साथ में नृत्य भी किया जाता है। तो बुंदेलखंड के हैं, तो इसमें बुंदेलखंड के सभी नृत्य हम देखते हैं। राई नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय नृत्य है, और यह भी बुंदेलखंड में जो प्रचलित है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राम सहाय पांडे। इन्हें जो है राई के क्षेत्र में क्या है, ये सागर जिले के हैं, और इन्हें क्या मिल चुका है, 2021 में क्या दिया गया था, पद्म श्री दिया गया था, याद रखिएगा। अगली बात करते हैं, ज्ञानेश्वरी देवी काफी फेमस है वर्तमान में राई में। नवराता नृत्य जो है ये बुंदेलखंड में नवरात्रि के अवसर पर जो है किसके द्वारा, जो अविवाहित कन्याएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। बधाई नृत्य जो है जब बुंदेलखंड में किसी घर में बच्चे या बच्ची का जन्म होता है,
तो ढोलक के मतलब बाजा के साथ में जो है गाँव में आके देवताओं की पूजा की जाती है, उस टाइम पर जो है नृत्य किया जाता है, उसे बधाई नृत्य कहते हैं। ढेमराई नृत्य ये ढीमर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? ढीमर जाति के लोगों द्वारा। ये गाना आपने सुना होगा, ढीमरा ने फेंक दो जाल, तो ये गाना है। सैरा नृत्य जो है यह तीज के अवसर पर किया जाता है, तीज के अवसर पर, और पुरुष प्रधान जो है नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। ये सभी के सभी बुंदेलखंड के नृत्य हैं, याद रखिएगा। जवारा नृत्य, तो जब नवदुर्गा होती हैं तो उस टाइम पर क्या है, जवा बोया जाता है, तो उसी टाइम पर जो है नवदुर्गा के समय पर होने वाला नृत्य है जवारा नृत्य। कांगड़ा नृत्य जो बुंदेलखंड का धोबी समाज है उसके द्वारा किया जाने वाला है, और इसमें भगवान जो गजानन होते हैं यानी कि गणेश भगवान हैं, उनके सम्मान में जो है एक नृत्य किया जाता है। ये लोटा लेकर नृत्य किया जाता है, लोटा को बजाते हुए। मौनिया नृत्य जो है यह हमारे सभी जगह बुंदेलखंड में प्रचलित है, दिवाली के अवसर पर होता है, और कृष्ण जी के मोर पंख लेकर के जो है नृत्य किया जाता है। ये बुंदेलखंड के प्रमुख नृत्य हैं, याद रखिएगा। चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी पहचाना जाता है? तो चित्रकूट का सीधा सा मतलब है, आप जानते हैं, चित्रकूट वो स्थल है जहाँ पर भगवान राम ने जो है वनवास का अधिकांश समय बिताया हुआ था। तो दीपावली के समय पर मैं चित्रकूट गया था, यहीं पर जो है मौन नृत्य हमने भी किया हुआ था। तो हमने जो है यहाँ पर लगभग जो लक्ष्मण पहाड़ी है, हनुमान धारा है, पैसनी है, सीता है, सतयुजु आश्रम है और वशिष्ठ आश्रम है, सभी स्थानों में जो है ये भरतकूप वगैरह इन सभी जगह में भरत मिलाप इनमें सब घूमा हुआ था। तो एक बहुत बड़ा जो है धार्मिक स्थल है, और इसका प्राचीन नाम से आपसे पूछा गया है, ये मध्य प्रदेश के जो है सतना जिले में स्थित है, और इसका प्राचीन नाम जो है ब्रह्मपुरी है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुरी जो है इसका प्राचीन नाम है। यहीं पर जो है तुलसीदास जी ने अपनी जो रामायण लिखी हुई है यहीं पर रह करके लिखी हुई है, ब्रह्मपुरी इसका प्राचीन नाम है। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में जितने भी प्राचीन नाम है इसमें हम करते हैं, देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम आपसे पूछा जाए तो अवंती जो है उज्जैन का प्राचीन नाम है। सांची का प्राचीन नाम जो है काकड़ाम काकड़ाम है, या काकड़ा दबोट भी मिलता है। खजुराहो का जो है ये खरजूर वाहक, खरजूर खरजूर वाहक ये अलबरूनी ने कहा हुआ है। विदिशा का जो प्राचीन नाम है बेस नगर है, और इसी को कभी कभी भिलसा भी देखने को मिल जाता है, भिलसा। रीवा का प्राचीन नाम जो है भथा है, ध्यान रखिएगा, भथा। और शिवपुरी का प्राचीन नाम जो है नरवर देखने को मिलता है, नरवर, नरवर या नलपुरी भी इसे जो है कहीं कह दिया जाता है, नरवर या नलपुरी कह दिया जाता है। महेश्वर का प्राचीन नाम महेशमती है, बाहुबली फिल्म आपने देखी होगी, यही की है। महेश्वर खंडवा में पड़ता है। मंदसौर का प्राचीन नाम जो है आपका दसपुर है। और पद्मावती जो है ये ग्वालियर का प्राचीन नाम है, जब नागवंश ने यहाँ पर शासन किया था उस टाइम पर पद्मावती कहते थे। ओरछा का प्राचीन नाम जो है गंगापुरी है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्टार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। साहित्य से 100% एक प्रश्न आता है, बहुत डिटेल से करेंगे हर क्वेश्चन को। मुकुल किसकी रचना है? तो मुकुल जो है ये समुद्रा कुमारी चौहान की रचना है। समुद्रा कुमारी चौहान से जुड़ी हुई सभी प्रश्न हम देखते हैं। आपसे पूछे समुद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 1904 में जो है इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। इनका विवाह जो है खंडवा जिले में हुआ था, और ये जो ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे उनके साथ में इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। लेकिन इनकी जो कर्म भूमि रही थी ये जबलपुर में जो है इन्होंने रह करके ये अपना क्या है पूरा अधिकांश जीवन व्यतीत किया था। और इनके नाम पर जो समारोह का आयोजन होता है जबलपुर में ही क्या किया जाता है, समुद्रा कुमारी समारोह का आयोजन किया जाता है। समुद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में होता है, प्रश्न पूछा जाता है। इन्होंने 1921 में जो है असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, जब गांधी जी भारत में आए थे, सॉरी मध्य प्रदेश में, तो जबलपुर में स्त्री सभा को संबोधित किया था। उस टाइम पर जो है गांधी जी से समुद्रा कुमारी चौहान जी प्रभावित हुई थी। और जब 1923 में क्या हुआ था, झंडा सत्याग्रह हुआ था, उसमें जो है समुद्रा कुमारी चौहान जी ने क्या निकाला था, जुलूस में शामिल हुई थी। और जो गांधी जी का नमक सत्याग्रह हुआ था इस टाइम पर समुद्रा कुमारी चौहान ने क्या दी थी, अपनी गिरफ्तारी दी थी। और जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, तो मैंने बताया था आपको सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे, तो स्थानीय स्तर का नेतृत्व समुद्रा कुमारी चौहान द्वारा जबलपुर में किया गया था। और एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित करते हुए वो अपना नारा देती हैं, क्या देती हैं कि अंग्रेजों, क्या कहती हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्या, भारत छोड़ो, और ये भारत आज़ाद है, भारत आज़ाद है। सभी को कहती हैं कि ब्रिटिश जो हैं उनसे क्या करो, ब्रिटिशों से असहयोग करो। तो ऐसा कथन शायद आ जाए एमपीपीएससी में, और यही आ जाए तो क्या पूछना है। तो ये जो है इनका नारा था, और तुरंत ही इन्हें 12 अगस्त को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। समुद्रा कुमारी चौहान जी को 12 अगस्त को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी रचनाएं ध्यान रखिएगा, इनकी जो रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है। एक इनकी रचना है मुकुल,
एक इनकी रचना है त्रिधारा, त्रिधारा है। एक इनकी रचना है बिखरे मोती। एक इनकी रचना है झांसी की रानी, झांसी की रानी। एक इनकी रचना है झांसी की मुकुल त्रिधारा बिखरे मोती। और वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो, कैसा हो बसंत। ये भी इनकी क्या रचना है। और भी जो रचनाएं हैं, वीरों का कैसा हो बसंत, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग भी जो है इनकी सब कविताएं हैं। और ये देश प्रेम की कविताएं लिखती थी। जलियांवाला, जलिया बाग जो है, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? समुद्र कुमारी चौहान जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति का है? तो नोहडोरा जो है ये क्या है? एक प्रकार की फ्रेंड्स चित्रकला है। और यह जो है आपकी गोंड जनजाति में प्रचलित है। आपने कभी न कभी देखा होगा, आप पुराने जमाने के मिट्टी के घर देखिएगा, तो उसमें जो है दीवालों पर, कहाँ पर, दीवालों पर जो है मिट्टी से चित्र बना दिए जाते थे। किससे चित्र बनाते थे? मिट्टी से जो है ऐसे करके कहीं जो है इस प्रकार से फूल बना दिया जाता था, इस प्रकार से ऐसे। और ऐसे फूल हमारे घरों में बने हुए हैं, जो कच्ची मिट्टी के घर होते हैं। अभी देखना जो पुराने घर हैं वहाँ पर ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं। जैसे कोई जो मतलब सामान रखने वाली अरमाली है, जिसे हमारे यहाँ पर अरवा बोलते हैं शुद्ध भाषा में, तो उसे अरवा के चारों ओर जो है इस प्रकार की संरचना मिट्टी से जो उभरी हुई संरचना बना दी जाती है, उसी को नोहडारा कहा जाता है। और यह सामान्यतः गौंड जनजाति में प्रचलित है। देखिएगा चित्रकला से संबंधित कुछ और बातें। पिथौरा चित्रकला किसमें प्रचलित है? तो आप क्या बताएंगे? भील जनजाति में। डिगना चित्रकला किसमें प्रचलित है? ये आपकी गोंड जनजाति में है। ध्यान रखिएगा, डिगना चित्रकला के लिए एक महिला है जिनका नाम है दुर्गाबाई। इन्हें जो है पद्मश्री मिल चुका है। क्या मिल चुका है? पद्मश्री सम्मानित किया गया है। और पिथौरा भित्ति चित्रकला के लिए जो भूरीबाई हैं, भूरीबाई, इन्हें भी पद्मश्री मिल चुका है। इन्हें भी जो है 2021 में पद्मश्री दिया गया था। जोधैयाबाई बैगा, बैगा जनजाति की चित्रकार हैं। और इन्हें जो है 2022 में क्या दिया गया है? पद्मश्री दिया गया है। और ये जो है उमरिया जिले से संबंधित हैं, जोधैयाबाई बैगा। और जो दुर्गाबाई हैं ये डिंडोरी जिला की हैं। और भूरीबाई जो हैं ये अलीराजपुर की हैं। चलिए, ऐतिहासिक मंदिर जो है मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये मतंगेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। कुछ खास बातें हैं खजुराहो से, जो है हम पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। देखिएगा, खजुराहो के जो मंदिर हैं, खजुराहो के जो क्या हैं मंदिर हैं, इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये निर्माण जो है चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। इन्हें विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो 1986 में इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। खजुराहो को क्या कहते हैं? मूर्ति कला का केंद्र किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में? तो आप बताएंगे खजुराहो को। कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये क्या है? खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। और इसका निर्माण जो है शासक विद्याधर द्वारा करवाया गया, चंदेल शासक विद्याधर द्वारा। मतंगेश्वर मंदिर ये भी खजुराहो में है। और इसका निर्माण जो है हर्षवर्मन के द्वारा करवाया गया था। सभी चंदेल शासकों के नाम हैं। चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण जो है, ये जो राजा गंड थे, चंदेल वंश के राजा कौन थे? राजा गंड द्वारा जो है चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और 64 योगिनी मंदिर जो है ये भी आपका कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में ही स्थित है। मध्य प्रदेश में 3 जगह स्थित है ये, मुरैना में, जबलपुर में और खजुराहो में। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण जो है ये यशो वर्मा द्वारा करवाया गया था। खजुराहो में यशो वर्मा के द्वारा करवाया गया था। और किस जिले में स्थित है खजुराहो के मंदिर? तो यह आपके छतरपुर जिले में स्थित है, सभी को पता होगा। जैन मंदिर जो हैं, बहुत सारे जैन मंदिर हैं, जिसमें से एक है आपका घेटई मंदिर। ये पूछ लेता है कई बार। तो ये भी खजुराहो में जैन मंदिर है, घेटई मंदिर। अगला प्रश्न है हमारे पास में, रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये कवि केशव दास की जो है प्रसिद्ध रचना है रामचंद्र का। बहुत सारी रचनाएं हैं। केशव दास जो थे ये जहांगीर के दरबार का इन्हें जो है संरक्षण प्राप्त हुआ था। और बुंदेला शासक इंद्रजीत बुंदेला के दरबार में रहते थे। और इंद्रजीत बुंदेला की जो प्रेमिका थी जिनका नाम था राय प्रवीण। और ये राय प्रवीण जो है केशव दास की क्या थी? एक बहुत होशियार शिष्या थी। तो हम अभी बात करते हैं, चलिए इससे जुड़े प्रश्न देखते हैं केशव दास से संबंधित। केशवदास समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? केशवदास जो है मूल रूप से ओरछा के थे, तो इनके नाम पर समारोह कहाँ पर होता है? ओरछा पर होता है। किस मुगल बादशाह का संरक्षण प्राप्त था इन्हें? तो जहांगीर को जो है कुछ समय पर ये दरबार में रहे थे केशवदास। किस बुंदेला शासक के दरबारी थे? तो इंद्रजीत बुंदेला के जो है ये दरबारी थे, ध्यान रखिएगा। इनका उपनाम क्या है? इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि जिस समय पर ये कवि हुए थे मध्यकाल में, कठिन काव्य का प्रेत, उस टाइम पर कोई श्रृंगार प्रधान रचनाएं पसंद नहीं करता था। लेकिन इन्होंने काव्य में कुछ अलग दिखाया था, इसलिए कठिन काव्य का प्रेत कह देते हैं इन्हें।
इनकी जो शिष्या थी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राय प्रवीण जो है इनकी शिष्या थी और ये जो है इंद्रजीत बुंदेला की क्या थी, प्रेमिका भी थी, या मतलब यूँ इन्होंने मन से पत्नी भी अपनी स्वीकार कर लिया था। तो इनकी सुंदरता इतनी ज़्यादा प्रचलित थी कि अकबर जो है इनकी सुंदरता से क्या हो गया, मोहित हो गया और अकबर ने माँग की कि मुझे ये चाहिए और इंद्रजीत बुंदेला ने मना कर दिया कि ये मेरे जो मतलब क्या है भई, दिल के बहुत नज़दीक है, ऐसा कहा और हम इसे नहीं दे सकते। तो इंद्रजीत बुंदेला के ऊपर जो है अकबर ने क्या लगा दिया, इसकी रियासत पर 1 करोड़ का टैक्स लगा दिया। कहा आपको या तो 1 करोड़ भरो या तो फिर राय प्रवीण को दो हमें। तो राय प्रवीण जो है, इंद्रजीत बुंदेला बहुत चिंतित हो जाता है, तो राय प्रवीण पहुँचती है इंद्रजीत से मिलने के लिए और कहती है कि इस बुंदेलखंड की रियासत को झुकाना तो बहुत दूर की बात है। ये अगर कभी केशव की सच्ची शिष्या होगी और आपके प्रेम में अगर जो क्या होगा कुछ सच्चाई होगी, सच्चा होगा, तो ये बुंदेलखंड की एक महिला ही अकबर के लिए अकेले काफ़ी है। और अकबर के दरबार में जाती है कौन? राय प्रवीण, और भरे दरबार में अपने कवित्व से यहाँ पर कवि के माध्यम से जो है, जो कवि का गुण था उसके अंदर जो केशवदास से मिला हुआ था, तो उस गुण को जो है दिखाती है और उसके पास में जो बोलने की ताकत थी, वो बुंदेलखंड की मिट्टी की ताकत थी। और चूँकि वीरता इस भूमि का जो है क्या है, एक बहुत, भले ही इस क्षेत्र की ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं है, लेकिन यहाँ की माटी में जो है यानी कि इतिहास में जो है वीरता भरी हुई है। मैं समय-समय पर आपको जो है अवगत कराता रहूँगा, अभी जो है परीक्षा की सीमा में बने हुए हैं। तो राय प्रवीण जो है अपनी वही आवाज़ में, जो बुंदेलखंड की आवाज़ में जाकर बोलती है और जो है शैली का जो प्रयोग करती है वो कवि की शैली थी कि विनती राय प्रवीण की सैनिये साह सुजान, जूठी पातर भखत हैं बायस बारी स्वान। यानी कि इन पंक्तियों के माध्यम से राय प्रवीण ने क्या कर दी थी, अकबर की भरे दरबार में निंदा कर दी थी और उसकी कौवा और कुत्ता से तुलना कर दी थी। अकबर ने फिर बाद में इन्हें सम्मानित करके जो है दरबार से लौटाया था। चलिए खैर, तो इन्हें जो है मेरे बताने का आशय ये है कि इनके लिए कवि केशवदास ने एक अलग से किताब लिखी हुई थी। उस किताब का नाम था क्या? कवि प्रिया। तो कवि प्रिया नाम की किताब लिखी हुई थी, किसको सिखाने के लिए? राय प्रवीण को सिखाने के लिए ये किताब अलग से लिखी हुई थी, कवि का मतलब गुण समझाने के लिए। इनकी प्रमुख रचनाएँ कौन-सी हैं? तो आप देखिएगा कि जैसे ही आप केशवदास का नाम आएगा, तो आप केशवदास के नाम में भाई रचनाएँ इतनी सारी हो जाएँगी आपके दिमाग में कि आप याद नहीं कर पाएँगे। तो आप ट्रिक का सहारा लीजिएगा कि जैसे ही केशवदास का नाम आएगा आपके दिमाग में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ के थे, ये ओरछा के थे। और अगर ओरछा की बात आती है, तो आपके दिमाग में हमेशा राम का नाम आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर राम राजा मंदिर है। और आप जानते हैं कि जो व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत नौसिखा होते हैं, यानी कि जिनसे कुछ नहीं बनता है, जो नौसिखा होते हैं, उनसे कुछ भी नहीं बनता है। अगर वो राम नाम का क्या करते हैं, जो राम रतन है, मतलब कि राम को कई लोगों ने रत्न भी कहा हुआ है, यानी कि बहुत कीमती नाम है ये। राम रतन धन पायो पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, ये आपने गाना भी सुना होगा, किसमें है कहीं, शायद मीरा जी का है। राम रतन, राम नाम का जो मतलब रत्न रूपी नाम का क्या करते हैं, जो कोई माला फेरता है, क्या करता है, माला जपता है, तो फिर वो क्या हो जाता है, वह बहुत प्रिय गीत गाने लगता है। क्या करने लगता है? जिससे कुछ भी नहीं बोलते बनता है, तो वो व्यक्ति बहुत बिल्कुल नौसिखा है। और नौसिखा व्यक्ति भी अगर राम रत्न का क्या करता है, माला जपता है, तो उससे बहुत अच्छा जो है उसकी आवाज़ हो जाती है, उसके बहुत प्रिय उससे मुँह से गीत निकलने लगते हैं। तो इससे ही ध्यान रखना है। मैं प्रमुख रचनाएँ बता देता हूँ। प्रिय से हो जाएगा आपकी प्रिया, तो एक रचना है उनकी कवि प्रिया, क्या है? कवि प्रिया। और एक रचना है उनकी रसिक प्रिया। कौन-सी रचना है? रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये क्या हो जाएँगी? 2 रचनाएँ हो जाएँगी। तीसरी रचना ध्यान रखिए, गीत से हो जाएगी उनकी रचना विज्ञान गीता। क्या हो जाएगी? विज्ञान गीता। और माला से हो जाएगी इनकी रत्नमाला, रत्नमाला। और रस राम रत्न से तो रत्नमाला हो रही है भाई, रत्नमाला और छंदमाला। सॉरी रुकिएगा थोड़ा-सा। तो रत्न बावड़ी है, क्या है? रत्न बावड़ी, रत्न बावड़ी और छंदमाला, छंदमाला, ये इनकी रचनाएँ हो जाएँगी। तो रत्न से हो जाएगी रत्न बावड़ी, माला से हो जाएगी छंदमाला, और नवशिखा से हो जाएगी नवशिख है, नखशिख है, नखशिख है, नखशिख है, शायद शेर के सिंग की बात की जा रही है, कवि ऐसा कहना चाहता है। नखशिख है। और इनकी रचना जो है, इतनी ही शायद रचनाएँ हैं इनकी। एक जो है राम से हो जाएगी रामचंद्रिका, रामचंद्रिका।
तो ये आप याद कर लीजिएगा, इससे जो है आपकी सभी रचनाएँ हो जाएँगी। एक बार प्रश्न आ चुका है कि वो कौन-सी रचना थी जिसमें जो है राय प्रवीण को सिखाने के लिए लिखी गई थी, तो कवि प्रिय रचना थी, तो मैंने वो भी बता दी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बालकृष्ण सर्वानवीन के 2 काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे गए हैं? ध्यान से समझेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएँगी। बालकृष्ण सर्वानवीन जो है ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के जो है शाजापुर जिले के हैं। कहाँ के हैं? शाजापुर जिले के हैं और बहुत महान व्यक्तित्व हैं, जो गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता का जनक इन्हें कहा जाता है। बहुत बड़ा नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी का। तो गणेश शंकर विद्यार्थी को हमेशा जो है बालकृष्ण शर्मा जी अपना गुरु मानते थे और गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम पर मतलब साथ में इन्होंने प्रताप नामक पत्रिका, राष्ट्रीय आंदोलन में जो है तबाही मचाई हुई थी इस पत्रिका ने, तो प्रताप नामक पत्रिका जो है दोनों लोगों ने मिलकर निकाला और बालकृष्ण शर्मा जी का एक बड़ा नाम हो गया, बड़ा योगदान हो गया। तो गणेश शंकर विद्यार्थी को जो है अपना गुरु मानते हुए, दोस्त मानते हुए इनके नाम पर 2 काव्य लिख देते हैं ये, 2 काव्य रचना करते हैं। एक का नाम है आपका प्राणार्पण, क्या नाम है? प्राणार्पण और एक का नाम है जो है आत्मोत्सर्ग, क्या नाम है? आत्मोत्सर्ग। तो आई होप चीज़ें प्रश्न की भाषा समझ में आई होगी। शाजापुर के हैं और यह जो है बहुत बड़ा नाम है मध्य प्रदेश में, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनके नाम पर जो है शाजापुर में समारोह का आयोजन किया जाता है। यह जो है संविधान सभा के भी सदस्य रहे हैं। कौन? संविधान सभा में सदस्य भी रहे हैं मध्य प्रदेश से। कौन? बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये है लोकसभा और राज्यसभा में भी सदस्य रह चुके हैं, विधानसभा में भी सदस्य रह चुके हैं। इनकी ये क्या है उपलब्धियां हैं, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, देखेंगे अभी। तो किसके लिए इन्होंने ये 2 काव्य लिखे हुए थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी के लिए लिखे हुए थे। चलिए इनसे जुड़े प्रश्न देखते हैं। इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो आप सीधा-सा बताएँगे कि शाजापुर में इनका जन्म हुआ था। आपसे पूछे जो बालकृष्ण नरमा समीन समारोह है ये कहाँ पर होता है? तो ये शाजापुर में ही होता है और 1982 से जो है हो रहा है। राजनैतिक इनकी उपलब्धियाँ जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सदस्य रहे हैं, ये लोकसभा के सदस्य रहे हैं, ये राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ इन्होंने कौन-सी पत्रिका निकाली थी? तो आप बताएँगे प्रताप नामक पत्रिका इन्होंने निकाली हुई थी। आपसे पूछें इनकी प्रमुख रचनाएँ कौन-सी हैं? तो ध्यान रखिएगा जो इनकी रचनाएँ हैं, अब ऐसा समझिएगा कि जैसे ही नवीन का नाम आता है, नवीन से आप समझिएगा कोई मतलब नई दुल्हन है, क्या है? नई दुल्हन है, सिर्फ़ आपको क्या करना है? शब्द याद करना है, ध्यान रखिएगा। नवीन से आप क्या ध्यान आएगा आपको कि नई दुल्हन क्या करती है? वो शर्माती है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है इनका पूरा नाम होगा। क्यों वो शर्मा रही थी? क्योंकि जो है उन्होंने जो पहली बात तो क्या किया था कि उसका नाम क्या था? उस लड़की का जो नाम था, उसका नाम था उर्मिला। क्या नाम था? उर्मिला अगर किसी का नाम है तो माफ़ कीजिएगा, मेरा उद्देश्य याद कराना है। उर्मिला नाम की जो लड़की है, जिसकी नवीन शादी हुई है और उसने जो है अपने पलकों में कहाँ पर? अपने पलकों पर बहुत ज़्यादा कुमकुम लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? कुमकुम। अब मुझे इतना पता नहीं कि मतलब कुमकुम आँखों में लगाया जाता है या फिर सर पर लगाया जाता है, तो आप ये सजने का सामान होता है, मुझे पता है। तो उर्मिला जो है, उर्मिला नाम की लड़की जो नवीन उसकी शादी हुई है, वो पलकों पर क्या है, बहुत ज़्यादा क्या लगाई हुई है, कुमकुम लगाई हुई है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही है और उसने जो है रेशम की साड़ी पहन रखी है। कौन-सी साड़ी पहन रखी है? रेशम की साड़ी, एक बहुत महँगी साड़ी होती है, गाना सुना होगा कि एक लड़की जो है वो कहती है कि रेशम की साड़ी मुझे मँगवा दो, रेशमी साड़ियाँ मध्य प्रदेश में चंदेरी की साड़ियाँ हैं, बहुत महँगी बिकती हैं, अमेरिका में जाती हैं ये। तो रेशम की साड़ी पहनी हुई है, तो इन सब चीज़ों से वो बहुत अच्छी लग रही है और मतलब नवीन शादी हुई है, तो ये रही उनकी रचनाएँ हैं। तो इनकी नवीन स की जी की रचनाएँ कौन-सी हैं? पहली रचना है उनकी उर्मिला, दूसरी रचना है पलक से हो जाएगी अपलक, अपलक और कुमकुम से जो है कुमकुम ही इनकी क्या है? रचना है, कुमकुम। इनकी रचना जो है कौन-सी है? कुमकुम भी जो है इन्हीं की रचना है, कुमकुम। और एक रचना और है भाई इनकी रश्मि रेखा। क्या नाम है? रश्मि रश्मि रेखा। तो रश्मि रेखा भी इन्हीं की रचना है। तो इतनी रचनाएँ इनको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं, ध्यान रखिएगा, सभी बातें ध्यान रखेंगे। मैंने जितनी ट्रिक बताई है, तो यही बार-बार आप ये रिवीजन कीजिएगा, याद हो जाएँगी निश्चित रूप से। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लोहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? तो ये 1939 से घटित हुई थी। इस प्रश्न में हम स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य प्रदेश की प्रमुख घटनाएँ देखेंगे, जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। देखिएगा पहले इस प्रश्न को समझिएगा। थौना और लोहारी 2 ये गाँव हैं, एक थौना गाँव है और एक लोहारी गाँव है। ये दोनों ही गाँव कहाँ पर पड़ते हैं? मध्य प्रदेश के जो है ये निवाड़ी जिले में पड़ते हैं।
और ओरछा के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था लाला राम वाजपेयी। क्या नाम था? लाला राम, क्या नाम था भाई? लाला राम वाजपेयी जो है यहाँ के प्रमुख है स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये लाला राम वाजपेयी ने क्या किया हुआ था कि जो ओरछा रियासत थी ये आज़ादी के समय पर कहीं ना कहीं अंग्रेजों का समर्थन करती थी। और प्लस जो है अंग्रेज सरकार थी, लड़ाई सरकार में आपने सुना होगा, ओरछा की जो महारानी थी पूरा का पूरा अंग्रेजों का साथ दे रही थी। तो लाला राम वाजपेयी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने इन दोनों को क्या कहा, चैलेंज करते हुए कहा कि हम जो है 8 फरवरी 1939 के दिन की ये घटना है। 8 फरवरी 1939 को क्या करेंगे, आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि जो है हम सत्याग्रह करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। और इस सत्याग्रह में जो है स्वतंत्र भारत का ध्वज भी फहराएंगे। और कहाँ पर? तो ये जाते हैं थौना नामक के गांव में जाते हैं और ये जो ध्वज फहराते हैं, सत्याग्रह करते हैं। और लौटकर जो लोहारी की तरफ आ रहे थे, यहाँ पर एक नदी पड़ती है, तो इस नदी पर जो है यहाँ पर ब्रिटिश जो सेना थी वो आ जाती है और उसमें गोलीबारी चला देती है। इसमें 24 लोग मारे जाते हैं। इसी को थौना लोहारी कांड कहते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न मध्य प्रदेश से जुड़े हुए। आपसे पूछे, कसाई खान आंदोलन कब हुआ था? ये 1920 में जो है सागर में हुआ था। और क्या नाम था भाई? शेख रमजान। 1920 में जो है सागर में हुआ था। चरण पादुका नरसंहार जो है 14 जनवरी 1931 को छतरपुर में हुआ था। और इसे मध्य प्रदेश का क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। कर्नल जो फेसर था इसने जो है सभा पर गोली चलाई थी, गोली चलाई थी, इसलिए कर्नल फेसर को मध्य प्रदेश का डायर कहा जाता है। पंजाब मेल हत्याकांड भी 1931 का है, ध्यान रखिएगा। पंजाब मेल एक ट्रेन का नाम है और उस ट्रेन में जो है जनरल क्लार्क और उसके कुत्ते को जो है यहाँ पर मार दिया गया था जान से, खंडवा जिले में जो पंजाब को जाने वाली ट्रेन होती थी उसके ड्राइवर को। अगली बात करते हैं, सोहावल नरसंहार जो है ये सतना जिले की घटना है। कहाँ की घटना है? ये सोहावल जो नरसंहार है ये सतना जिले की घटना है और 1938 में हुई थी। और यहाँ पर सोहावल एक रियासत थी। लाल बुद्ध प्रताप सिंह जो है एक सभा का आयोजन कर रहे थे, यहाँ पर अंग्रेजों ने गोली चलाई थी। इसे माजन गोली कांड भी कहा जाता है। क्या? माजन गोली कांड भी जो है इसे कहते हैं गोली कांड। सर्राफा कांड जो है ये 1942 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? इंदौर में हुआ था। अगली बात करते हैं, चावल आंदोलन जो है मध्य प्रदेश में 1943 में और रीवा जिले में हुआ था। बोरसा गांव कांड ये 1949 का है और ये भोपाल विलय के लिए किया गया था। यह जो है रायसेन जिले में है वर्तमान में बोरसा गांव, ध्यान रखिएगा, पहले भोपाल में पड़ता था। अगली बात करते हैं, स्त्री सेवा दल की स्थापना 1931 में की गई थी। महिलाएं भी आंदोलन में योगदान दे, रतलाम में जो है यह स्थापना की गई थी। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह 1930 में हुआ था, गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में हुआ था। टुरिया सत्याग्रह भी आपका 1930 में हुआ था और यह सिवनी जिले में हुआ था। दुर्गा शंकर मेहता जो है इनके नेतृत्व में हुआ था। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। और जो है लगभग हमने क्या किए इसमें हजारों प्रश्न, हजारों की संख्या में प्रश्न किए हुए हैं। और अपनी क्षमता पर हमने क्या दिया है इसका आपके सामने विवरण दिया हुआ है। चलिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा अगर आप डेली टेस्ट देना चाहते हैं। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मज़ा आ रहा हो जरूर जुड़िएगा भाई, जो है अनुभव का प्रयोग कीजिएगा, परीक्षा को निकालिएगा, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिएगा। क्योंकि हम जो है इन रास्तों से गुजरे हुए हैं, चीज़ें एक साथ नहीं मिलती हैं। इतना अनुभव जो है आपको बहुत ढूंढने के बाद मिलता है, हमें भी मिला था। तो वो अनुभव जो है आपको आसानी से मिल सके और जो कोई भी साधारण बच्चा जो है अपना एक विशेष उपलब्धि हासिल कर सके, उसमें अगर हमारा योगदान होता है बहुत अच्छी बात है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।